लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? याद है कुछ या भूल गए? लास्ट 4 दिन छुट्टी हुई थी, घर जाके पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? ये तो मुझे पूरा विश्वास है कि किताब भी खोल के नहीं देखी होगी आप लोगों ने, और मेरे विश्वास पे खरे उतरे हैं ना पूरे? पूरा विश्वास है। आज हमारी क्लास में, ऑनलाइन क्लास में हमारे साथ बहुत सारे नए छात्र भी जुड़े हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये ध्यान दें, जो ये आपस में कमेंट कर रहे हैं, इन छात्रों को मैं बता दूँ कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी क्लास में आप आपस में बात करो। और सबसे पहले सुन लीजिए, ख़ास करके ये यूट्यूब क्लास नहीं है। यूट्यूब क्लास पे क्लास के अंदर मैं एक बार को इग्नोर कर देती हूँ, नहीं ध्यान देती। अब यहाँ पे जो आप ये पूछ रहे हैं कि खान सर की क्लास कौन कौन करता है, भाई ये बताओ बेटा, ये तुम्हारी यही सब बातें करने का टाइम है? यहाँ पे हिंदी कौन क्लास पढ़ता है नहीं पढ़ता है, ये सब चीज़ें छोड़ के आप दूसरे टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, जिनका यहाँ कोई लेना ना देना। ये क्या तरीका है? अब से ये बात ध्यान रखिए। कमेंट के लिए आपको इसमें कमेंट करने की सिर्फ एक ही है कि ठीक है, आप आते हैं क्लास में, आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, एक अभिवादन करना चाहिए शिक्षक का, उसके लिए आपको परमिशन है। और उसके बाद अगर आप लोग इस तरह से कमेंट करेंगे बार बार, तो ध्यान देना कि मैं कमेंट बॉक्स को बंद भी कर देती। फिर उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, तो बैठ के पढ़ो चुप। रही बात डाउट की, तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो डाउट कैसे ख़त्म होंगे आपके? आप लोग पढ़ते लिखते हो नहीं, सुनते समझते हो नहीं, डाउट के लिए हाय हाय मचाते हो। तो कुछ नियम हैं हमारी कक्षा के, वो ध्यान दो। और जो अभी लगातार कमेंट कर रहे हैं, ये बंद कर दो। सबसे पहला नियम तो ये कि आपको कमेंट बॉक्स का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपका कोई डाउट रहता है, अगर मैं पढ़ा रही हूँ और उसमें कोई आपका डाउट रहता है, तो आप उसे अपनी रफ कॉपी पर लिख कर रख लीजिए। क्योंकि मैं जब कोई टॉपिक आपको पढ़ाऊँगी, मान लो मैंने शुरुआत करी है यहाँ से, तो यहाँ से पढ़ाते पढ़ाते मैं आगे तक जाऊँगी, और जब टॉपिक का हमारा यहाँ अंत हो रहा है, यहाँ तक पहुँचने तक आपको सब्र रखना होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपका कोई डाउट यहाँ पे रहे ही नहीं। तो सबसे पहले आपको सुनना है। और ऑनलाइन वाले छात्रों के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो इसको, मोबाइल को जैसे दिया है ऐसे स्क्रीन पे देखते हैं। तो सभी छात्रों को मैं ये कह रही हूँ कि इसको फुल स्क्रीन पे करके देखो। जब आप इसे देखोगे, यहाँ फुल स्क्रीन पे करने वाला जो ये ऑप्शन है, ऐसे देखो, ना तो किसी दूसरे की कमेंट दिखेगी, ना डिस्टर्ब होगा, बोर्ड भी आपको बड़ा दिखाई देगा। तो ऐसे इसे लंबे करके नहीं देखना है, ठीक है? आप आते ही आपने गुड मॉर्निंग लिखा, ठीक है, अच्छी बात है, टीचर का एक अभिवादन किया, उसके बाद फुल स्क्रीन पे आ जाओ। अब इसमें तो यानी कमेंट नहीं करनी है। डाउट के लिए मैंने ये बता दिया आप लोगों को कि एक बार जब मैं पढ़ा रही हूँ तो पूरे टॉपिक को पहले पढ़ो, उसके बाद अब ध्यान देना है कि हाँ डाउट है या नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है, तो जैसे हमारी क्लास ख़त्म होगी, क्लास हमारी 1 बजे ख़त्म होगी, तो 1 बजे से लेकर 2 बजे के का आपके पास समय होता है। आप ऑफिस में कॉल लगाइए और बताइए कि मैं इस बैच का छात्र हूँ, मुझे इस टॉपिक में समस्या है, मैम से मेरी बात करा दो। आपकी बात करा दी जाएगी। और इसी तरह से ऑनलाइन वाले छात्र जो हैं वो अपना डाउट क्लियर करते हैं। ऑफलाइन वाले छात्र भी क्लास ख़त्म होने के बाद ही अपना डाउट मुझसे क्लियर करते हैं। अगर आप यहाँ कमेंट में, कि मान लो मैं पढ़ा रही हूँ और आप उसमें कुछ लिखेंगे कि मैम ये कैसे, तो अगर मान लो कि मैं पढ़ती हूँ, तो हो सकता है कि वो डाउट केवल आप ही का है, लेकिन हमारे बैच में तो हज़ारों बच्चे बैठ के देख रहे हैं ना। अब अगर वो बच्चे सारे के सारे, अब एक ही का डाउट है और मैं उसी डाउट पे अगर चर्चा करती हूँ, तो बाकी सारे बच्चों का भी डिस्टर्ब होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए। मैं आज ही ये बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों की पहली क्लास है। और इसमें चीज़ बता देती हूँ कि नोट्स कैसे बनाना है, कैसे देखना है। तो सबसे पहले तो दिखा देती हूँ, जिस तरह से ये पीडीएफ आपको दिख रहा है, इस तरह की पीडीएफ आपको दी हुई हैं नोट्स में। वो कहाँ दी हैं वो भी मैं बता देती हूँ। इसमें कुछ लिखा होता है, कुछ खाली होता है। जो खाली है वहाँ पे हमें लिखना होगा, ठीक है? ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। अब आप लोग जहाँ पे क्लास देख रहे हो,
जैसे आपने जब मोबाइल खोला होगा तो ये ऑप्शन आपको दिखा होगा यहाँ पे लाइव क्लास का, तो इसी में आपने आके क्लास देखी, आप यहाँ देख रहे हैं। इस लाइव बॉक्स के नीचे ही यहाँ एक बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है सभी कक्षाएं पीडीएफ और अभ्यास प्रश्न तरह से। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन इस तरह से खुलता है। यहाँ पे आपको 3 बॉक्स दिखेंगे, यहाँ पे वीडियो, यहाँ नोट्स और यहाँ एक्सरसाइज। तो पहला फ्रंट आपको इस तरह से दिखता है, ये आपको वीडियो दिख रही होंगी, यहाँ टाइटल। तो ये जो यहाँ पे दिया है ये सारी कक्षाएं आपकी अभी तक जो आपकी क्लास हुई है सारी दी हुई, पहली क्लास से लेकर आज तक, कल तक की, इससे पहले की। आज की क्लास जब लाइव ख़त्म हो जाएगी उसके 1-1.5 घंटे के बाद वो आपकी वहीं पे दिखेगी नीचे में ही, ठीक है, वहाँ पे आपको दिखती है। लाइव क्लास 24 घंटे आपकी लाइव बॉक्स में रहती है, उसके बाद हट जाती है और वो कहाँ आ जाती है, सभी कक्षाओं वाले में। अब इसी में जब आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे नोट्स आपका जो दिया हुआ है, यहाँ आपकी पीडीएफ है, यहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करके आपको प्रिंट निकाल के रखना है। मोबाइल में पीडीएफ रखने का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा, मतलब उससे कोई आपका उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, कोई फ़ायदा भी नहीं होगा उसका। तो आपको प्रिंट निकलवाना है, ठीक है। जब आप प्रिंट निकलवाएंगे, इकाई 8 तक दी है, इकाई 1 से लेके इकाई 8 तक। इकाई 3 जिसका नाम है शब्दावली, वो ही आपकी बुक है, इस तरह से बुक बन जाएगी आपकी वो। अगर मान लो कि आपको प्रिंट निकालने में 600 रुपये से ज़्यादा की लागत लग रही है, मैं आपको ये सलाह दूंगी कि फिर दिए हुए नंबर पे कॉल करके ऑफिस से मंगा लें। एक बार दिखाना ये, इस तरह की आपको प्रिंट जो ऑफलाइन में छात्रों को मिलती है, स्पेस वाली बुक इसको कहते हैं, तो उसे मंगा लें आप, तो आपका वहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह से इकाई 8 है, उसमें शब्दावली भी आ जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि आप प्रिंट निकलवाते हैं और 600 रुपये से कम की लागत लगती है, तो फिर आप ना मंगाएं, आप उसका प्रिंट निकाल के उसे स्पायरल करा लें और वही आपकी नोटबुक बन जाएगी, ठीक है। उसी पे लिखना है जैसे मैं बताऊंगी। यहाँ पे मैंने जो आपको पढ़ाया और जो पीडीएफ दी हैं, इनको पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको किसी और किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दी हुई हैं उसके अंदर, ठीक है। प्रश्न उत्तर भी दिए हैं, बस आपको ये करना होगा कि अभ्यास पुस्तक आप मंगा लीजिएगा जो मैंने बनाई है यहाँ पर, वो आपके अभ्यास के लिए रहेगी। उसमें हर टॉपिक में 200, 300, 400 के करीब प्रश्न हैं, तो वो अभ्यास करने के लिए रहेगा। बाकी इसके अलावा और कोई किताबें आपको बाहर से नहीं खरीदनी है, ना किसी और की पढ़नी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आज तो आप लोग क्लास ले रहे हैं, लेकिन मैम बिना किताब पढ़ाए मैं किताब नहीं खरीद पाऊँगा, ना ही पीडीएफ का प्रिंट कर पाऊँगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो बेटा कोई बात नहीं, आपके पास दूसरा तरीका है। जब पैसा नहीं होता तो मेहनत होती है। जो आपके नोट्स दिए हैं आपके मोबाइल में तो खुलेंगे ही, फिर उठाइए कॉपी, कलम और लिखिए, इसमें कौन सी बात है। ये समस्या मत गिनाना मुझे, ये बात ध्यान देना, निधि मैडम समस्याओं पे बात नहीं करती, समाधान पे बात करती है। अब आप लोगों में से पता नहीं कितने लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, आपको ये जानकारी मैं दे दूं कि इस समय मैं बीमार हूँ, और बीमारी ये है कि मेरी पसली में चोट लगी हुई है, मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है, और हालत ये है कि मैं खड़ी भी नहीं हो सकती, बैठ भी नहीं सकती, मुझे लेटे रहने के लिए ही दिया है। लेकिन फिर भी मैं आपकी क्लास लेने आई हूँ, और अब एक तरह से अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद प्लास्टर ही हो, क्योंकि मुझे आराम नहीं है बिल्कुल भी। मैंने 4 दिन की छुट्टी की थी, सोचा था कि शायद मुझे आराम मिल जाएगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी आराम नहीं है। तो दर्द उसी तरह से बना हुआ है, तो हो सकता है कि प्लास्टर हो गया, पर अगर प्लास्टर हो गया तो फिर तो क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर तो नहाना और कपड़े चेंज करना, इनमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर फिर भी मैं कोशिश यही करूँगी कि ठीक है कोई नहीं, बेल्ट से ही काम चल जाए तो सही है। पर मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि जब मैं खुद बीमार होकर भी, और मैं बहाना नहीं लगा रही, तो मैं तो फिर भी कामयाब हूँ। अगर मान लो मैं एक महीने की छुट्टी भी ले लूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आप लोगों की ऑनलाइन ही क्लास दे सकती हूँ। मैं उसके बाद भी अगर आपके सामने आ रही हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 1 महीने अगर रुकूंगी तो कहीं ना कहीं मैं किसी ना किसी क्षेत्र में पीछे हो जाऊंगी, इसलिए मैं रुकना नहीं चाहती। तो मैं आपको पढ़ाने आई हूँ, तो आपको तो कितने सारे लोगों से कंपटीशन करना है, तो आपको तो रुकना नहीं है किसी भी हाल में। तो बहाना नहीं बनाना मुझे, ये पैसे और ये सारी चीज़ों का बहाना मत बनाना। पैसे नहीं हैं आप लोगों के पास, इसीलिए तो मैंने आपको ये मौका दिया है।
कि जो यहाँ पे मैंने आपको 200 रुपये में ये पूरे साल भर का बैच दिया है या आपको मौका दिया है, तो ये मत बोलना। अगर देखो करने वाले ऐसे होते हैं, अब मैं जब बता ही रही हूँ आज क्योंकि क्लास शुरुआत है तो आपको बताती हूँ। एक छात्र ऐसा था जो झारखंड से आया था, वो ऑफिस में आया और उसने मुझे क्या कहा कि मैम मैं आपके ऑफिस की सफाई कर दिया करूँगा, बदले में आप मुझे क्लास पढ़ा दो। और जब मैंने देखा तो एक और उसके साथ आया था, तो उसने बताया कि यहाँ पे उसने जितने भी टॉपिक, जितने भी सब्जेक्ट थे, हर सब्जेक्ट में उसने वहाँ के टीचर से यही बात कही कि मैं आपके यहाँ की सफाई कर दूँगा और बदले में आप मुझे क्लास दिलवा दो। तो यहाँ कोचिंग में इंग्लिश वाले सर हैं और एक मैथ वाले सर हैं, तो उन्होंने उसे ऐसे ही वो काम कर रहा था। और जब वो उन्होंने मैथ वाले सर ने ही मेरे पास भेजा कि हिंदी वहाँ पे मैडम के पास से कर लेना। तो जब उसने बताया तो मुझे बहुत अजीब भी लगा, तो मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं बेटा, आपको सफाई करने की आवश्यकता नहीं है, आप क्लास में बैठिए। क्योंकि उनका जज्बा मैंने देखा कि उनके अंदर ये था कि मेरे पास पैसे नहीं है पर मैं मेहनत कर सकता हूँ, मेहनत करके, और ये चीज़ की कोई दया की भाव नहीं। मुझे क्यों अच्छा लगा और क्यों मैंने उनको फ्री में पढ़ने का मौका दिया, क्योंकि एक तो ये वाली चीज़ कि हम पे दया कर दो, अपने आप को दयनीय नहीं दिखाया, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि खुददारी से भाई मेहनत करके ठीक है काम करके अपने ले रहे। तो ये वाली चीज़ है कि हाँ, आप अपने आप को रखिए, ठीक है, पैसे नहीं होते, सबके पास नहीं होते, मैं भी उसी जगह से आई हूँ और मैंने भी बहुत सारे ऐसे दिन देखे हैं कि पैसे नहीं होते। मैं तो आपको क्या बताऊँ कि जब मैं स्टूडेंट थी ना, तो पानी का जार आता ना 30 रुपये का आता था, 20 लीटर का, तो उसमें आधा गिलास पानी पी के, मतलब आधा गिलास पानी पीते थे, 3 दिन चलता था, हम 2 सिस्टर थे, तो हम उसको टास्क लगाते थे कि इसको 4 दिन अगर हम चलाएंगे तो महीने में इतने इतने करके हमारे ऐसे 30 रुपये 60 रुपये ऐसे बच जाएंगे। ये पूरा हिसाब लगा के, मैथ लगा के, तो हम पानी भी नहीं पीते थे पूरी तरह से जितनी ज़रूरत है। तो मुझे पता है कि पैसों की किल्लत क्या होती है, लेकिन आपको ये मौका मिला है तो आप इस पर ध्यान देना है और पूरी क्लास लेनी है आपको। और अपना, ठीक है, किताब नहीं है आपके पास तो नोट्स बना लेना। आपको पीडीएफ दिए हुए हैं, जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है दिखेगा, तो आपको मोबाइल पे दिखेगा पीडीएफ, ठीक है, ये सारा, तो इसमें आप नोट डाउन कर लीजिए उसको। ठीक, तो ये मैंने बता दिया है, तो सभी जो हैं छात्र इस पर ध्यान देंगे। फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी ना बुक, दिखा तो रहा था बेटा। फ्लिपकार्ट से हाँ, अभ्यास पुस्तक मिल जाएगी, जो अभ्यास पुस्तक है वो आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, बट बाकी जो ये स्पेस बुक है ये सिर्फ हमारे ऑफिस से ही मिलती, दुकानों पे भी मिल जाएगी अभ्यास पुस्तक। तो ठीक है, तो बात समझ में आ गई आप लोगों को। और किसी भी तरह की कोई जानकारी हो, मान लो क्लास नहीं देखी जा रही है, नोट्स नहीं मिल रहा है या कोई दिक्कत है, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप हमारे स्टाफ से बात कर लीजिएगा, वो आपको सब कुछ समझा देंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। मैं फिर से आप लोगों को ध्यान दिला देती हूँ कि क्लास में आपको ऐसे बैठना है जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं चुपचाप, और ये मोबाइल में आपको स्मार्ट बोर्ड सामने दिख रहा है और मैं आपके सामने ही हूँ, तो बोलना नहीं है और चुपचाप मैं जो काम करने के लिए कह रही हूँ वो करना है, सीखना है, समझना है, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, हम वर्तनी कर रहे थे, हमारा वर्णमाला हो चुका है। और ऑनलाइन वाले छात्र ध्यान दें कि वर्णमाला की जो क्लास आपकी छूट गई है, तो उन क्लासेस को जल्दी कवर कर लें, एक दिन 2-3 घंटे देखकर पूरी क्लास कर लें और उसके बाद फिर हम यहाँ से रेगुलर हो जाएंगे। तो हम लोगों ने वर्णमाला कर लिया था। वर्णमाला में वर्णों के प्रकार, स्वर और व्यंजन, इनके पूरे वर्गीकरण देख लिया था, और कुछ जो बेसिक चीज़ें होती हैं हमारे, इनका उच्चारण, स्थान वगैरह, ये सारी चीज़ देख ली थी। लेकिन कुछ टॉपिक हमारा ऐसा बच गया था जो वर्णमाला में नहीं, उसे हम वर्तनी में करके पढ़ते हैं, लेकिन वो वर्णमाला का ही हिस्सा है, तो वही हम पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने वर्णों की लिखावट में सावधानी की थी और वर्णों के उच्चारण में सावधानी की थी। लास्ट में हमने चंद्रबिंदु का समझ लिया था और अनुस्वार समझ लिया, तो रह गया हमारा पंचमाक्षर। तो अब हमें जानना है, फिर से मैं एक बार आपको दोहरा देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे थे। हम अंतर कर रहे थे पंचमाक्षर, अनुस्वार और चंद्रबिंदु में क्या अंतर है, इनका प्रयोग कब, कहाँ, कैसे होता है, ये हमें जानना है। तो देखो, हम पंचमाक्षर को भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और अनुस्वार को भी ऐसे लिखते हैं। अनुस्वार क्या है हमारा,
अनुस्वार जिसे हम अयोगवाह के अंदर रखते हैं और इसकी जो ध्वनि है वो क्या है, अंग, ठीक है, इसे हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं। इसकी मात्रा ये होती है। लेकिन पंचमाक्षर हमारा क्या था, तो पंचमाक्षर था हमारा स्पर्श व्यंजन का हर वर्ग का 5वां वर्ण, ठीक है, उसे हमने पंचमाक्षर कहा था, जिसका दूसरा नाम हमने अनुनासिक भी कहा था, ठीक है। तो पंचमाक्षर कहें या अनुनासिक कहें, वो हमारा आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा ट वर्ग का, ये त वर्ग का और ये प वर्ग का, तो ये हमारे पंचमाक्षर। अब इन पंचमाक्षर को हम, ये इनका वास्तविक रूप है, नीचे हल लगा हुआ है, तो इनके नीचे इनको हम जब शब्दों में लिखते हैं तो इन्हें भी हम इस तरह से बना देते हैं, यानी बिंदी के रूप में ही। तो यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि कैसे हम पहचान करेंगे कि अनुस्वार हमारा कौन सा है और कैसे पहचान करेंगे कि हमारा पंचमाक्षर है वो, यानी जब वो बिंदी के रूप में आएगा। और दूसरा हमने देखा था चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु इस तरह से लगता है, तो ये तो हमें पता चल गया था कि चंद्रबिंदु का प्रयोग हमारा कब होता है, सदैव हिंदी के शब्दों में होता है। और हिंदी के शब्दों में देखो, एक आपको ये बात समझनी है, इस बिंदी का प्रयोग कब कहाँ कैसे होता है। एक छात्र ने कमेंट भी किया था कि मैम बिंदी का प्रयोग कब कहाँ होता है, ये बताना। बिंदी का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ बिंदी का उच्चारण आएगा, ऐसा नहीं कि हम कहीं पे भी करेंगे। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर ये शब्द है, अब ये है एक वचन है, तो ये एक वचन को दर्शा रहा है, तो जब ये एक वचन होता है तो इसमें बिंदी नहीं लगती, तो अब हम इसका उच्चारण क्या करते हैं, है, जैसे मोहन जाता है, ऐसे बोल दिया हमने। लेकिन हमें अगर बहुवचन बनाना है तो बहुवचन में हम बिंदी लगाते हैं। अब ये बिंदी लगी है तो अब ये है नहीं होगा, ये क्या होगा, है, तो अनुस्वार की ध्वनि इसमें आएगी। तो अनुस्वार की ध्वनि इसमें आ गई तो इसलिए बिंदी इसमें लग गई, क्योंकि उच्चारण में अनुस्वार आ गया तो बिंदी लग गई। अब इसी तरह से जैसे शब्द होता है, आप लिखते हो इसको हमेशा ऐसे, अक्सर जो छात्र सही लिखते हैं, कुछ छात्र सही लिखते हैं, लेकिन अक्सर छात्र इसमें गलती करते हैं। इसे क्या उच्चारण करते हैं हम, इसका उच्चारण है नहीं। जब हम इसका उच्चारण करते हैं ना नहीं, तो इसमें अनुस्वार की ध्वनि आती है। अब हमने ऐसे लिख दिया तो इसका उच्चारण हो गया नहीं, और जबकि होता क्या है ये नहीं, तो अनुस्वार की ध्वनि आ रही है ना, तो अनुस्वार की ध्वनि आ रही है तो इसलिए यहाँ पर बिंदी लगेगी। अगर ध्वनि आ रही है तो बिंदी लगेगी, और ध्वनि नहीं आ रही तो बिंदी नहीं लगेगी। तो बिंदी का लगने का मतलब यही होता है कि अगर वो वर्ण वहाँ होता है उपस्थित तो बिंदी लगती है, वर्ण नहीं होता तो नहीं लगती। अब जब हमने चंद्रबिंदु में देखा था कि चंद्रबिंदु हमारी हिंदी शब्दों में प्रयोग होता है, जैसे हमने लिखा यहाँ, शब्द था हमारा जैसे यहाँ। अब गूगल पे जाएंगे तो ऐसे लिखेगा, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ जो है वो हमारा हिंदी का शब्द है, तो इसमें जो यहाँ बिंदी लग रही है तो ये क्या होता है, चंद्रबिंदु होता है। अब यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, ठीक है, इन सारे शब्दों में क्या लगेगी, चंद्रबिंदु लगेगी। अब इसी तरह से जैसे हम लिखते हैं, मान लो हमने लिखा जाएं, तो जाएं शब्द अगर हमने लिखा तो यहाँ पर गूगल पे आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये क्रिया है और क्रिया में अगर अनुस्वार का उच्चारण आ गया तो यहाँ पर आपको चंद्रबिंदु लगाना होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी क्रिया है, जैसे कहते हैं जाऊंगा, खाऊंगा, तो जाऊंगा तो अनुस्वार आ रहा है, अंग लग रहा है, तो वहाँ पे चंद्रबिंदु लगाएंगे, ठीक है। तो हिंदी शब्दों के अंदर अब ये हमने अनुस्वार और चंद्रबिंदु को तो पहचान लिया था कि अनुस्वार हमारे कहाँ लगे, संस्कृत शब्दों में लग गया अनुस्वार हमारा। अब जो ये पंचमाक्षर है तो ये टंकण विधि के अंतर्गत बिंदी में बदलता है, ठीक है। फिर से ये जो पंचमाक्षर है ये टंकण विधि के अंतर्गत बिंदी में बदलता है। टंकण विधि का मतलब क्या है, टंकण का मतलब है टाइपिंग, ठीक है, हिंदी में टाइपिंग कहते हैं, टाइपिंग को टंकण कहते हैं। तो आपकी परीक्षा में यहाँ से ऐसे भी प्रश्न आता है कि टंकण विधि में बना अनुस्वार कौन सा वर्ण है। जैसे मान लो शब्द लिखा था पंचानन, पंचानन शब्द में टंकण विधि से बना अनुस्वार कौन सा वर्ण है। अब ये आपके पास 5 वर्ण दिए हैं, तो इनमें से कौन सा है ये,
जैसे अभी मैं क्लास से आ रही थी तो एक छात्र ने डाउट लिया था कि जो व्यंजन शब्द में बिंदी है क्या ये आधा न है। अब आप ये बताइए, जो व्यंजन में बिंदी है क्या ये आधा न है। जैसे हम पढ़ रहे हैं कि व्यंजन, तो ये क्या है। देखो, अगर व्यंजन को हम खोल कर लिखेंगे ना तो व्यंजन हमारा ये है। अब आप इसको संस्कृत में जब पढ़ेंगे देखेंगे तो संस्कृत में आपको ये देखने को मिलता है, समझ गए। यानी ये हमारा जो पंचमाक्षर है च वर्ग का, यही किस में बदल रहा है, बिंदी में बदल रहा है। अब ये कैसे पता चला, ये हमें पढ़ना है। अब जो हम पढ़ रहे हैं पंचमाक्षर, ठीक है। अब ये पंचानन में जो लगा हुआ है अनुस्वार, ये कौन सा वर्ण है, तो ये हमें समझना है। इससे इसी को कहते हैं जब हम पंचमाक्षर को समझ पाते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे समझेंगे। अच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ, आपके दिमाग में ये भी तो प्रश्न आता होगा कि हमने आखिर इनको बिंदी में क्यों बदल दिया। तो देखो, बिंदी में इसलिए बदला कि जब हम टाइपिंग करते हैं ना, तो हिंदी के जब शब्द लिखते हैं तो उसमें अगर आधा व्यंजन हम बनाएंगे तो हमें कोड डालना पड़ता है, ठीक है। ऑल्ट के साथ हम कोड प्रेस करते हैं तब वो बनता है। तो जब हम कोड प्रेस करते हैं तो हमारी टाइपिंग की गति जो है वो धीमी हो जाती है। तो वो हमारी गति धीमी ना हो तब हम इसमें अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं वहाँ पर। अब अनुस्वार के लिए तो ए प्रेस करना होता है और अनुस्वार बन जाता है। तो इसीलिए टंकण विधि में हमारी हिंदी में बदलाव आया। तो हमने उसे ही जानना है कि जैसे शब्द मैं यहाँ लिख रही हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने पहले भी लिखवाया था आपको, अब इसको विस्तार से समझेंगे। जैसे गंगा शब्द है, अगर आप इसको संस्कृत किताब में देखेंगे तो ये इस तरह से लिखा होता है, या तो ऐसे लिखा होगा या तो फिर ये ऐसे लिखा होता है, ऐसे कर, ठीक है। संस्कृत में आप देखें तो आपने लास्ट क्लास में जाना था, मैंने आपको बताया था कि किसी वर्ण के नीचे अगर लगा हुआ है वो वर्ण तो वो पूरा होता है, और जिस वर्ण के नीचे वो लगा है वो वर्ण आधा होता है। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिखा, आधा बना के या ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा शब्द है, जैसे हमने लिखा चंचल। चंचल शब्द जो है इसको आप अगर संस्कृत में देखेंगे तो आपको ये चंचल ऐसे दिखा, ऐसे शब्द लिखते हैं आप कंठ, तो इस कंठ को आप आज भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। शब्द आता है एक हमारा संबंध, तो यहाँ पे आधा म और ये न शब्द आ गया हमारा संबंध, ठीक। अब बहुत सारी बातें आपको ऐसे पता है कि कोई उच्चारण करता है, आप उच्चारण सीख लेते हैं और आपको वो सारी चीज़ें पता है, लेकिन उनके पीछे का रहस्य नहीं पता। अब जैसे मान लो कि आज आपके सामने संबंध पहली बार आता, तो आप ये कैसे निश्चित करते कि एक बिंदी का तो उच्चारण म है और एक बिंदी का उच्चारण न है, तो ये पता होना चाहिए। तो कैसे हम कहें, अब यहाँ पे आपके सामने 5 बिंदी हैं 4 शब्द के अंदर, लेकिन पांचों बिंदी का जो असली रूप है वो अलग अलग है। तो ये चीज़, इसकी जानकारी हमको देनी है कि ये कैसे हुआ और ये कैसे आया। तो इसके लिए आपको पंचमाक्षर देखना है, इसको आप जानते हैं, पहचानते ही हैं। ये स्पर्श व्यंजन है हमारा, तो अब मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। ये है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, संख्या 25, क से लेकर म तक। आपको ये पता है कि इसको हम कौन सा वर्ग कहते हैं, क वर्ग। इसका उच्चारण किससे होता है, कंठ से होता है। मैंने सब पढ़ा दिया है, ऑनलाइन वाले छात्र ध्यान दें, जिन्होंने क्लास नहीं ली है वो उन क्लासेस को ले लें। ये ट वर्ग है और ये त वर्ग है और ये प वर्ग है, तो ये हमें जानकारी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क वर्ग का चतुर्थ वर्ण कौन सा है, तो आप पहचान लेंगे, आपको पता है। तो हमें पता है कि इसे हम प्रथम वर्ण कहते हैं, इसे द्वितीय, इसे तृतीय, इसे चतुर्थ और ये पंचम। ये जो पंचम वर्ण है इसी को हमने पंचमाक्षर कहा है। और ये पांचों वर्ण अपने अपने वर्ग के पांचों वर्ण ये क्या हैं, पंचम वर्ण कहलाते हैं। इन्हीं को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं या नासिक के वर्ण कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ से, ये हमें बात पता है पहले से।
अब यहाँ पर एक चीज समझो कि ये जो पंचमाक्षर है, आप इसे ये मान लो कि ये हर वर्ग का बच्चा है, ठीक है, हर वर्ग में आने वाला बच्चा। अब बच्चा शब्द क्यों मैंने इसे कहा है, तो जैसे एक बच्चा व्यवहार करता है, ये पंचमाक्षर भी वैसा ही व्यवहार करता है। अब आप अपने बचपन में जाओ, मैं आपको एक कहानी समझाती। आप अपने बचपन में गए जब आप 3-4 साल के थे, इतने छोटे, ठीक है, कल्पना करो। तो आपकी मम्मी ने आपको एक सामान दिया और आपके पापा खेत पे थे, तो आपको भेजा कि ये सामान अपने पापा को जाके दे देना और ध्यान रखना ये किसी और को नहीं देना है, नहीं तो बहुत मारूंगी। तो अब आपको समझ में आ गया। अब जा रहे रास्ते में, अब रास्ते में जैसे ही आप जा रहे हैं तो आपको पड़ोस के अंकल मिले। उन्होंने आपसे पूछा कि अरे मोनू सोनू जो भी बेटा है, कहाँ जा रहे हो? आपने बताया खेत पे जा रहा हूँ। बच्चे सच्चे होते हैं, बता देते हैं कि इस काम के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा तो ये चीज़ मुझे दे दो। तो बताइए आप उन्हें वो देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है वैसे भी अल्टीमेटम मिल चुका है, नहीं तो मम्मी मारेगी। फिर आप एकदम से उस चीज़ को छिपा लेते हैं कि नहीं मैं नहीं दूंगा, और साइड से बच के निकल जाते हैं आगे। फिर आप आगे पहुंचते हैं तो रास्ते में आपको दादी मिल जाती हैं। अब दादी पूछती हैं कहाँ जा रहे हो, तो आप दादी को बताते हो। तो दादी कहती हैं कि चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, ला ये मुझे दे दे। आप दादी को दोगे या नहीं दोगे? दे देंगे, क्योंकि आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले अटैक हुआ था, अभी फिर कोई आ जाए तो इससे पहले दादी संभालेंगी। तो आपने दादी को क्यों दिया, क्या कारण है? जो आपने वो वस्तु, वो जो सामान है, पड़ोसी अंकल को नहीं दी लेकिन दादी को दी, किस कारण से? क्योंकि वो आपके अपने हैं। मतलब क्या है, आपके अपने हैं और बड़े हैं, जिम्मेदार हैं, आपको पता है कि जो कुछ भी होगा ये संभाल लेंगे, आप उन पे भरोसा करते हैं। तो ऐसे ही ये पंचमाक्षर, ये किस पे भरोसा करेगा? केवल अपने परिवार पर करेगा, ठीक है। ये जो भरोसा करेगा ये केवल अपने परिवार पर करेगा। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि ठीक है, ये अपने परिवार पर भरोसा करेगा, इसी वजह से अपने परिवार के साथ होने पर ही ये अपना रूप परिवर्तन करता है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट कि मान लो आपके दादाजी आपको मेला दिखाने के लिए ले जा रहे थे, तो आप अपने आप को दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। आप कहते हैं नहीं मैं गोदी में नहीं चलूँगा, मैं पैदल चलूँगा। तो आप बताइए आपके दादाजी आपको अपने पीछे पीछे रखेंगे या अपने आगे आगे रखेंगे? क्यों आगे क्यों रखेंगे? पीछे क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि पीछे रहने पे दादाजी की नज़र बच सकती है, और दादाजी की नज़र बचते ही बच्चे का किडनैप हो सकता है। तो इसलिए बच्चे की देखभाल करने के लिए परिवार का सदस्य उसे अपने आँखों के सामने रखता है, मतलब आगे रखता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो ये पंचमाक्षर, तो इस बात से हमको क्या बात समझ में आई कि ये जो पंचमाक्षर है ये सदैव अपने परिवार के वर्ण के आगे ही मिलेगा। यानी जब भी आप कभी इसको खोजेंगे, अनुस्वार के ठीक पीछे खोजेंगे उसके परिवार के वर्ग वर्ण को, कि उसका परिवार कौन सा है। तो ये बात पता चली, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि आप मान लो कि एक छोटा बच्चा है और दूसरा बच्चा और आ गया, तो क्या एक छोटे बच्चे पर दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी दी जा सकती है? उसकी देखभाल की नहीं दी जा सकती। तो यानी एक बच्चा है जो खुद की देखभाल नहीं कर सकता, तो वो दूसरे बच्चे की देखभाल नहीं करेगा। तो इसी तरह से पंचमाक्षर, जब पंचमाक्षर के साथ अगर पंचमाक्षर ही वापस आएगा तो पंचमाक्षर के आने पर वो अपना रूप परिवर्तन नहीं करता, क्योंकि वो उसकी देखभाल नहीं कर सकता है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि मान लो अगर वो पूर्ण हो जाए कोई वर्ण, जैसे पंचमाक्षर है अभी तक तो अधूरा था, लेकिन अगर पूर्ण हो जाए, पूर्ण किससे होगा? स्वर के आने पर, तो भी वो ऐसा काम नहीं करेगा। यानी वो पंचमाक्षर कभी भी पंचमाक्षर को पहचान नहीं देगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि किताबों में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें रूल्स लिखा होता है कि स्पर्श व्यंजन के प्रथम वर्ण से लेकर चतुर्थ वर्ण तक अगर उसी परिवार के आए होते हैं तो वह पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। तो मैंने आपको इसे ऐसे समझा दिया कि एक बच्चा दूसरे बच्चे की देखभाल नहीं कर सकता, तो हम उसे अनुस्वार में नहीं बदले। तो अब क्या होगा कि हम इनको नाम दे देते हैं दादाजी या दादी जी और मम्मी पापा।
तो हर परिवार में अब यहाँ पे क ख ग घ, इसमें एक मम्मी है, एक पापा है, एक दादा है, एक दादी है, ठीक है, ये हो गए। अब ये सबके साथ सेम ही व्यवहार करेगा, अब चाहे दादा है तो हम सबको ही मान लेते हैं, सभी दादा हैं इसके। तो अब इस शब्द को याद रखना कि दादा जहाँ पे होगा तो दादा का जो बेटे का बेटा होता है तो वो क्या कहलाता है, उसका पोता कहलाता है। तो दादा के साथ सदैव क्या आएगा, पोता। तो याद रखना जब भी हमें दादा मिल जाएंगे तो ये पोता है, इनको हम मान लेंगे कि अपने अपने वर्ग के पोते हैं। अब अगर हम कहें कि नाना और नानी, तो नाना और नानी का जो बच्चा होता है, उनका जो नाती आता है, तीसरी पीढ़ी, तो वो उनमें रिश्ता क्या पड़ता है, नाती हो जाएगा, ठीक है। तो देवता कह देते हैं या नाती कह देते हैं। तो यानी नाना नानी के साथ बच्चा जो होगा वो क्या होगा, नाती होगा। तो यहाँ परिवर्तन हो गया। तो अब इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखना, आपके दिमाग में ये रहेगा कि दादा दादी के साथ पोता, अर्थात स्पर्श व्यंजन अगर हमारा है तो उसके साथ उसका पंचमाक्षर। अब आपके दिमाग में सवाल ये आएगा कि हमारे पास ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन भी तो है। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे, हमारे पास क्या है, य, र, ल और व, ये हो गया हमारा अंतस्थ व्यंजन। और तालु श, मूर्धा श, दंत स और ह, ये हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो ये भी तो हैं। तो इनके साथ इनका पंचमाक्षर क्या होता है, तो इनका तो पंचमाक्षर कुछ होता ही नहीं है। तो अगर इनसे पहले अनुस्वार लगा होगा तो वो वर्ण कौन सा होगा, तो वो वर्ण सदैव क्या होगा, अनुस्वार होगा। तो अब मैंने आपको यही बताया कि अगर नाना नानी दिखें तो वो बिंदी क्या है, सदैव अनुस्वार। और अगर दादा दादी दिखें तो वो बिंदी क्या है, सदैव पंचमाक्षर, ठीक है। अब इसका उदाहरण समझ लो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, पहचान कैसे करोगे, तो पहचान हम करेंगे कि ये हमें दिख रहा है बच्चा, ठीक है। अब इस बच्चे के बाद में ही तो खोजेंगे हम दादाजी को, क्योंकि बच्चा आगे चल रहा है। तो ये बच्चा आगे आ गया और इस बच्चे के बाद में यहाँ पर ये कौन सा वर्ण है, ग वर्ण। तो ग वर्ण का पंचमाक्षर क्या है, ये ग है, और इसका पंचमाक्षर क्या हो गया, ण हो गया। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है पंचमाक्षर। समझ में आ गई बात, ठीक है। यहाँ पे फिर बच्चा, और बच्चे के पीछे कौन है, च, ठीक है, दादाजी आ गए। तो जब दादाजी आ गए यानी च वर्ग है, तो च वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, य, ठीक है। तो य आ गया तो ये आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पे कंठ में ये अनुस्वार, और अनुस्वार के पीछे दादाजी कौन है, ठ। अब इस ठ का ये है, इसका पंचमाक्षर क्या हो गया, ण हो गया। तो यहाँ पे हमें मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं दोनों शब्दों में, ये बच्चा और बच्चे के पीछे दादाजी कौन है, ब। तो ब वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, म, ठीक है। तो ये आ गया, हाँ, बात समझ में आ गई। और यहाँ पे फिर अनुस्वार, अनुस्वार के पीछे ध, यानी दादाजी आए हैं, तो ध का पंचमाक्षर क्या है, न। तो यहाँ पे न आ गया। अब पहचान कर लोगे किसी भी शब्द में, जब कोई भी शब्द आएगा। तो जैसे शब्द लिखा था हमारा पंचानन, तो पंचानन में ये जो अनुस्वार है ये कौन सा पंचमाक्षर है, च वर्ग का, ठीक है। यहाँ पे आ गया च, इस च से हमें पहचान मिली कि ये हमारा क्या है, य है, ठीक है। तो ऐसे ही पहचान लेंगे ना, कोई भी शब्द आएगा आराम से पहचान। अब इसमें तो ये तो हमने देख लिया कि पंचमाक्षर वाला। अब अनुस्वार की पहचान में जैसे शब्द आ गया संयम, जैसे शब्द आ गया संस्कृत। अब देखो यहाँ पे आपकी ये बिंदी अनुस्वार, अनुस्वार के पीछे दादाजी हैं कि नाना जी। अब जब नाना जी आ गए तो ये बिंदी हमारी सदैव क्या होगी, अनुस्वार है। यहाँ पे ये बिंदी, और इस बिंदी के पीछे यहाँ पे स आ गया, दादाजी कि नाना जी, नाना जी। तो ये बिंदी हमारी क्या है, अनुस्वार, पंचमाक्षर नहीं है। तो समझ में आया, कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो इसी को मैं ये कहती हूँ दादाजी और नाना जी करके आप याद रखेंगे तो
दिमाग ज़्यादा चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर एकदम से आपको समझ में आ जाता है कि ये जो वर्ण है यानी अनुस्वार जो है वह हमारा क्या होगा। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आते हैं, जब आप प्रश्नोत्तर करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, ये तो आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर। अब इसकी बगल में आपको यहाँ पर, तो मैंने अभी आपको लिखवाएं, ये तो लिखा है आपके पास, इसको ऐसे कर दीजिए क वर्ग च वर्ग ट वर्ग, और ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम ऐसे करके लिख लीजिए, और यहाँ पर फिर आप इन शब्दों को उतार लीजिए आगे। फिर इसमें और अभी आपके कई सारे डाउट हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं बताऊंगी कौन कौन से डाउट है, पहले ये करिए। तो हमें दो पता चल गया कि यदि बिंदी के तुरंत बाद स्पर्श व्यंजन का कोई भी वर्ण आएगा तो वो बिंदी उसका पंचमाक्षर है, और यदि बिंदी के तुरंत बाद अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन में से कोई वर्ण होगा तो वो हमारा क्या है, अनुस्वार है। तो ये बात हमको समझ में आ गई। दूसरे कलर से लगाना उसे, जैसे मैंने लगाया ना अनुस्वार के ऊपर ऐसे लगा के, तो दूसरे कलर से आप लगाएंगे ना तो आपको पता रहेगा कि हम इसकी बात कर रहे हैं। कई बार हमारे छात्र क्या करते हैं, जैसे चंचल शब्द लिखा है ना उसमें पहले च आ रहा है और गंगा में भी ग आ रहा है, तो इन दो उदाहरणों से उनके दिमाग में ऐसा लगता है कि पहले वाला ही वर्ण जिसके ऊपर बिंदी लगी है वही। तो ऐसी गलती मत करना, बाद वाला। इसलिए मैंने आपको बताया कि दादाजी आपको सदैव आगे रखेंगे। मैंने कहा कि एक बच्चा दूसरे बच्चे की देखभाल नहीं कर सकता, तो यहाँ पे ये है कि मान लो अगर ये पंचमाक्षर आया है हमारा आधा, और इसके तुरंत बाद पंचमाक्षर चाहे पूरा ही क्यों ना आ जाए, तो हमें ऐसे लिखना होगा, हम ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे ये दिया है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो। कहने का मतलब है आधा न और आधा न आया है तो ये ऐसे आएगा, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, बिंदी और न, गलत हो। ठीक है, पहला डाउट। आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि मैम अगर पंचमाक्षर से पहले मतलब पंचमाक्षर के तुरंत बाद अगर पंचमाक्षर ही आ जाएगा तो उसी के परिवार का व्यक्ति है, तो क्या वो अनुस्वार में बदलेगा? तो वो अनुस्वार में नहीं बदलेगा, क्योंकि हमने कहा एक बच्चा दूसरे बच्चे की देखभाल नहीं कर सकता। एक मिनट, अभी रुकिए कलम, एक पॉइंट और है, मैं शब्द लिख रही हूँ, जरा मुझे बताना। जैसे शब्द है हमारा हिरण्य, हिरण्य शब्द ये लिखा हुआ है, इसमें ये हमारा पंचमाक्षर है आधा, ठीक है, दिख रहा है। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अगर हमने इसे ऐसे लिख दिया ना तो बच्चा किडनैप हो जाएगा। कैसे किडनैप हो जाएगा? तो देखो, हमें पता है यहाँ पे ये हमारा पंचमाक्षर है, अब मान लो कि हमने पंचमाक्षर को यहाँ बिंदी में बदल दिया, तो बिंदी में जब बदल दिया तो आप खोजेंगे कि ये अनुस्वार, और अनुस्वार के पीछे कौन है? नाना जी। अब ये तो नाना जी आ गए तो बिंदी को आप क्या समझेंगे? ये तो अनुस्वार है, था तो ये पंचमाक्षर और अनुस्वार में बदल गया, मतलब किडनैप हो गया ना बच्चे का। तो इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे। बात समझ में आ गई? उतारो, अब उतार लो। अब इसके अलावा किसी का डाउट हो, क्योंकि मैंने बता दिया कि इस तरह से शब्द दिया है, इसके अलावा किसी का डाउट हो तो फिर पूछ
हो गया ये? ऑनलाइन में छात्र कह रहे हैं स्वयं का वर्ण विच्छेद क्या होगा? बेटा तसल्ली मारो, मैंने पहले कहा है कि बीच में कोई इस तरह का प्रश्न नहीं करना है। जब हम वर्ण विच्छेद आगे पढ़ेंगे उस समय पूछना ना, अभी जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दो। आप लोगों को हिंदी ना आने का कारण है, और हिंदी नहीं किसी भी सब्जेक्ट में आपके पिछड़े होने का कारण यही होता है कि अध्यापक जिस समय आपको जो पढ़ा रहा होता है उस पर तो ध्यान नहीं देते, जो आपके दिमाग में डाउट है उस पर ध्यान देते हैं, और जो पढ़ा रहा है वो भी नहीं समझ में आता, डाउट तो क्लियर होता ही नहीं है। तो पहले जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो। उतार लिया आप लोगों ने? ठीक है, चलो। अब किसी को ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब किसी के दिमाग में ये हो कि अब मैं चलो एक एक पॉइंट और आपको बता देती हूँ जितना मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसे मान लो आप शब्द लिखते हो, शब्द है सम्मान, जो मैंने अभी ये बताया था। जैसे शब्द है आपका सम्मान, तो सम्मान को आपको ऐसे ही लिखना होगा। आप इस सम्मान को ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब इसमें ऐसे नहीं लिख सकते, ये क्या है, गलत है। तो आप इसको भी उतार सकते हैं कि ये इस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ पे रेखांकित करके ये सही है, ये गलत है, ऐसे नहीं लिख, भले ही वो उसके परिवार का व्यक्ति क्यों नहीं है ना। चलो, अब इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं हम। ये तो हमारा पंचमाक्षर था, ठीक है, पंचम। अब इसके बाद हमारा छठा पॉइंट आता है आगे। इसमें भी हमारे छात्रों को बहुत सारी गलतियां रहती हैं, उनके दिमाग में डाउट रहता है कि आता है कि की और की, इनका प्रयोग कब कहाँ कैसे करें। इसे लेखन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि की और की का प्रयोग कैसे करें। तो बहुत सरल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं समझ में आएगा, बस एक बार समझने वाली बात है। ध्यान रखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे छोटी ई वाली की, यानी की का प्रयोग कर रहे हैं। इस की का प्रयोग कब होता है? ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर, एक तरह से योजक का काम करती है, और योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। तो ये क्या करता है कि दो वाक्यों या एक उपवाक्य और एक वाक्य को जोड़ने का काम करती है सदैव। तो जब दो वाक्यों के बीच में कभी की का प्रयोग होगा तो वह सदैव कौन सा होगा? लघु ई वाली की का होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखो, उसने मुझे बताया, ने मुझे बताया कि वह कल कहाँ गया था। वह कल कहाँ गया था, बताइए, पूर्ण विराम लगेगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह? पूर्ण विराम लगेगा। ये मत सोचना कि मैम इसमें कहाँ आया है तो इसमें प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्न नहीं किया गया है, इसमें बताया गया है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह उन वाक्यों में लगता है जिनमें प्रश्न किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि दो आपके वाक्य आ गए हैं यहाँ, उसने मुझे बताया और दूसरा वह कल कहाँ गया था। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किया है किसने? की। तो ये की हमारी सदैव छोटी वाली दो की। दूसरा वाक्य लिख लो, जैसे मान लो लिखा, वह घर से निकला ही था। वह घर से निकला था कि वर्षा होने लगी। वर्षा होने लगी।
अभी भी कमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन में छात्र, कह रहे हैं कि नोट्स का कैसे पता नहीं चल रहा है, बनाऊं कैसे। तो बेटा मैंने क्लास की शुरुआत में बता दिया है आपको, उसी तरह से बनाना है। ये नतीजा होता है जब आप क्लास के बीच में एंट्री करते हैं, तो उसके लिए समझने के लिए ये अच्छा काम होगा कि आप क्लास को पहली क्लास से देखें और उसके बाद कंटिन्यू हमारी लाइव क्लास करें। तो मैं यही कहूँगी ऑनलाइन वाले छात्रों से कि 2-4 दिन वो अपनी ये क्लास जो हुई हैं उन क्लासेस को जल्दी जल्दी पढ़ के और आ जाएं इस क्लास तक जहां हमारी लाइव चल रही है, ताकि उनको समझ में आ जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे एक छात्र ने कहा है समझ में नहीं आया मैम। क्या समझ में नहीं आया? ये मुझे समझ नहीं आया। ठीक है। एक ने लिखा है यहाँ पर कि पूरा पंचमी अक्षर क्यों नहीं लिख सकते। तो देखो बेटा, इसे आपको ये बात समझनी है, हम पूरा पंचमाक्षर जहाँ लिखेंगे तो उसे अनुस्वार में बदलने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर पूरा पंचमाक्षर लिखा जा रहा है, जैसे मान लो हमने जब पंचानन लिखा तो उसमें न हमारा पूरा आया है, तो हमें उसे आधा अधूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात उस समय की हो रही है कि जब पंचमाक्षर बिना स्वर के आया हुआ होता है, तब वो कैसे परिवर्तित होता है। तो इसलिए वहाँ पे हमने देखा है कि जब पंचमाक्षर आधा रहता है तब उसका परिवर्तन अनुस्वार में होता है, जब वो पूर्ण रहेगा तो पूर्ण की ज़रूरत ही नहीं कहीं बदलने की। ठीक। उसके बाद अब बार बार अब यहाँ पे प्रश्न किया आपने, लिखा है कि शब्दावली बुक स्टोर पर मिल जाएगी। मैं आज पहली क्लास है और पहली क्लास में आप लोगों की बातें बता देती हूँ, और मुझे पता है यहाँ बहुत सारे नए छात्र जुड़े हैं, उन्हें नहीं पता है, तो आप सभी लोगों को मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि पढ़ाते समय क्लास में इस तरह के प्रश्न बिल्कुल मत करना। अगर आप इस तरह के प्रश्न करोगे तो दो चीज़ें होंगी, या तो मैं बिल्कुल इग्नोर कर दूंगी और मैं उधर ध्यान नहीं दूंगी, आप जैसे अपनी मर्जी चाहे वैसे बोलते रहना, या दूसरा होगा मैं रौद्र रस में आ जाऊंगी। मुझे रौद्र रस में मतलब गुस्से में आ जाती हूँ बहुत जल्दी कि आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्लास शुरू करने से पहले बता चुकी हूँ, और फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा। तो मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, इस क्लास को ऐसे मत देखो, इस क्लास को फुल स्क्रीन पे करके देखो, इस तरह से। ठीक है, ऐसे नहीं देखना है। ये मैंने रखा हुआ है, और वो भी मैंने इसलिए सामने रखा हुआ है कि अचानक से कभी कभी क्लास बंद हो जाती है, कैमरे में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या आवाज़ की कोई प्रॉब्लम होती है, तो सिर्फ उन सारी चीज़ों को समझने के लिए, देखने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है। तो इसलिए इस तरह के जो बीच में आप छोटे छोटे से कमेंट डाल रहे हैं, ये मत डालो। अगर आप ये कमेंट डालोगे तो फिर मुझे रौद्र आने में देर नहीं लगेगी, और कई बार फिर और ये भी होगा कि मैं चैट बंद कर दूंगी। मेरे पास दूसरा तरीका है, मैं बंद करवा दूंगी। और अगर चैट भी फिर भी अगर कुछ आप डिस्टर्ब करोगे तो एक और तरीका है मेरे पास, मैं पैसे वापस करके क्लास बंद करवा देती हूँ। ये बात ध्यान रखना। हाँ, चाहे इसे आप ये कहो मैडम का घमंड, मैडम का एटीट्यूड, या जो भी हो, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने के उद्देश्य से आती हूँ, तो डिस्टर्ब मुझे पसंद नहीं है। समझ गए? चलो, तो यहाँ पर आपको समझ में आया, ये समझ में आ गया। अब देखो इसमें दूसरा वाक्य जब हमने देखा, यहाँ पे हमने कहा है कि वह घर से निकला ही था, ये एक वाक्य हो गया, और वर्षा होने लगी, ये दूसरा वाक्य हो गया। और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया है? की। और इसमें हमारी कौन सी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है? छोटी ई। तो ये बात समझ में आ गया, इसका प्रयोग एक ही जगह होता है, दो वाक्यों के बीच में। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि जो दीर्घ ई वाली की है उसका प्रयोग हमारा कब होता है। तो देखो, इसका प्रयोग दो बार होता है, दो जगह होता है, और दो जगह कहाँ कहाँ होता है। पहला पॉइंट कहता है कि करना क्रिया का भूतकालिक रूप। जब करना क्रिया का मतलब हम कोई काम बता रहे हैं, करने वाला काम, और वो भूतकाल में प्रयोग हो रहा है, तो वहां पे इसका प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, हमने लिखा है यहाँ पे माँ ने बच्चे की पिटाई की। माँ ने बच्चे की पिटाई की। अब यहाँ पे इस वाक्य के अंदर दोनों ही की का प्रयोग हो गया। एक की, जो दूसरा ऑप्शन यहाँ दिया है, संबंध कारक के स्त्रीलिंग रूप में। संबंध कारक हमारा क्या होता है? का,
की और के, ये संबंध कारक चिन्ह। ये जो का है हमारा, ये होता है हमारा पुल्लिंग एक वचन, ठीक है। और जो के है ये क्या है हमारा पुल्लिंग बहुवचन। और ये जो की है ये स्त्रीलिंग होता है, एक वचन बहुवचन दोनों। तो हम इसका प्रयोग दो रूप में करते हैं, एक तो करते हैं करना क्रिया का भूतकालिक रूप में और दूसरा करते हैं संबंध कारक के स्त्रीलिंग रूप में। तो यहाँ पे बच्चे का संबंध पिटाई से आया है, तो ये जो की है ये किसकी वजह से, पिटाई जो है वो स्त्रीलिंग में आता है, तो इसलिए आ गया। दूसरा वाक्य लिखो इसमें, मैंने रात भर पढ़ाई की, मैंने रात भर पढ़ाई की। तो यहाँ पर भी हमारा ये वाक्य, ये जो पॉइंट है यानी की आया, तो ये की और ये की क्रिया को दिखा रहा है। क्रिया मतलब है करना, और ये काम कब हुआ है, बीते हुए समय में हुआ है या आने वाले समय में होगा। बीते हुए समय में हुआ है, पिटाई हो चुकी है उसकी, तो यानी ये क्रिया क्या है, बीत चुकी है। और मैंने पढ़ाई कर ली है, तो ये क्रिया भी बीत चुकी है, तभी यहाँ पे क्या लिखा है, भूतकालिक रूप, ठीक है, करना क्रिया का भूतकालिक रूप। तो एक तो ये तो हो गया व्याकरणिक तरीका इसका कि व्याकरण में, लेकिन एक होता है थोड़ा सा हम ऐसा उल्टा पुल्टा करके समझते हैं। तो ऐसे समझ सकते हो कि वाक्य में सबसे अंत में यदि की का प्रयोग होगा या हम कहें क्रिया के स्थान पर होगा, तो वहां पे सदैव दीर्घ ई वाला की ही आएगा, ठीक है। वाक्य के अंत में आ गया तो यहाँ आ गया। अब संबंध कारक में यहाँ पे लिखो, जैसे हम कहते हैं संबंध कारक में क्या होता है, जब हम संबंध दिखाते हैं किसी से, जैसे हमने कहा अजय की बहन कक्षा में प्रथम आई है, लिख लो। दूसरा, संजू की पुस्तक हो गई। अजय की बहन कक्षा में प्रथम आई है, संजू की पुस्तक हो गई। अजय का बहन से संबंध दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो संबंध कारक यहाँ आया है, तो ये स्त्रीलिंग, क्योंकि बहन क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ये की आ गया। संजू की पुस्तक का संजू से संबंध दिखाया जा रहा है, तो यहाँ की का प्रयोग हुआ है, क्योंकि पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो जब हम कहीं संबंध कारक में इसका प्रयोग करेंगे तो उसके बाद स्त्रीलिंग के लिए जो की का प्रयोग होगा हमेशा बड़ी की आएगी, और क्रिया के स्थान पर अगर की कभी आएगी तो हमेशा बड़ी ई की। तो ये पुल्लिंग एक वचन है, ये पुल्लिंग बहुवचन है, ये स्त्रीलिंग का एक वचन दो बहुवचन को लिखा है मैंने। पूरा लिख लो इसको, मैंने तो इसलिए लिख दिया था यहाँ पर। वैसे आप जब पढ़ेंगे ना, लिंक पढ़ेंगे हम, तो वहाँ पे हम फिर से समझेंगे, तो आपको तब समझ में आ जाएगा। अभी बस हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं ना। तो आपको यहाँ ये पता चला कि अब हमारा सार यहाँ ये निकलता है कि हमारे पास दो तरह की होती है, एक की और एक की। तो इस की का प्रयोग सदैव दो वाक्यों के मध्य में होता है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो जब भी आपका ये आएगा एक तरह से सार बताते हुए रूप में, ठीक है। और ये जो की है, दीर्घ ई वाली की, इसका प्रयोग दो तरह से होता है। एक तो क्रिया के, जहाँ क्रिया होती है वाक्य के अंत में, और या फिर दो शब्दों के बीच में संबंध दिखाने के लिए, वहाँ पे तो दो शब्दों के बीच में आ जाएगा, वहाँ संबंध दिखा रहा है तो वहाँ बड़ी ई रहेगी, और जहाँ पे क्रिया के स्थान पर होगा भूतकालिक रूप दिखा रहा है तो बड़ी ई रहेगी।
आपके बाद गलती नहीं होगी, ठीक है। जिनको भी इसमें समस्या होती है तो आपके बाद इसे समझना, और जब भी आप वाक्य लिखेंगे सारे वाक्यों में आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना, रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखो, अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि ब और व का प्रयोग। अब ये बताइए कि आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जिनको ब और व के प्रयोग में तब परेशानी होती है, गड़बड़ होती है, या ब या व का प्रयोग सही कर लेते हैं। यह होता है कि मैम समझ में नहीं। कितने छात्र हैं? सबको आता है समझ? आ जाता है पक्का? चलो ठीक है। अगर नहीं आता, जिनको लगता है कि मैम मुझे दिक्कत होती है, तो ये मत सोचना कि ये मैं कुछ आपको जादू की ट्रिक बताऊंगी अभी पंचमाक्षर की तरह, इसकी तरह। तो यहाँ सावधानी लिखनी है। लिखो इसमें, ब और व के प्रयोग में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ब और व के प्रयोग में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि विशेष सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि इनके गलत प्रयोग से, इनके गलत प्रयोग से इनके गलत प्रयोग से अर्थ बदल सकता है। इनके गलत प्रयोग से अर्थ बदल सकता है। देखो, एक शब्द लिख रहे हैं आप बहन, जिसका अर्थ आपने लिया था सिस्टर से, ठीक है। जिसका अर्थ क्या था? सिस्टर। लेकिन आपने लिख दिया बहन, इसका अर्थ क्या हो गया? होना। अर्थ परिवर्तित हो गया। कारण में लिख, शब्द है बाद, आपने शब्द लिखा बाद, जिसका अर्थ था पश्चात या उपरांत। जैसे कहते हैं मेरे बाद तुम्हारा नंबर है, ठीक है। अब आपको लिखना था बाद, लेकिन आपने लिख दिया वाद। अर्थ परिवर्तित हो गया। इस वाद का मतलब हो गया बातचीत। जैसे हम कहते हैं वाद विवाद, अर्थ में परिवर्तन हो गया। आप लिख रहे थे बार, बार का मतलब था दफा, गिनती करते हैं, जैसे 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है, गिनती करने के तो। लेकिन आपने क्या लिख दिया? वार। वार का अर्थ क्या हो गया? दिन या हमला। अर्थ बदल गया। लिख लिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम समस्या तो यही है हमारी कि हम कहाँ पे ब लिखें और कहाँ पे व लिखें, तो इसको कैसे सुधारोगे? वो मैं आपको तरीका बताती हूँ। नियम कुछ नहीं है, आपको याद से सुधारना होगा। मिटा दूं इसको? देखो, जब आप लिख रहे हैं ब, ठीक है, जब आपके सामने ये आ रहा है, इसे कुछ लोग कहते हैं पेट कटा ब, ऐसे कर तो ये है आपका स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन में यह किसका है? ये मतलब जैसे हम कहें कि स्पर्श व्यंजन में हमारा प वर्ग है, और प वर्ग का कौन सा स्थान है? ओष्ठ। तो जब हम ओष्ठ स्थान में जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो उसमें हम दोनों होठ आपस में लगाते हैं और तब उसका उच्चारण करते हैं।
तो जब हम इस ब को बोलेंगे तो हमारे होठ आपस में लगेंगे, ब, ठीक है। तो आप जब भी कोई शब्द पढ़ रहे हैं तो उसमें हमेशा ध्यान रखें कि अगर ये ब आ रहा है इस तरह से तो इसमें दोनों होठ आपस में लगेंगे और ऐसे आपको उच्चारण करना है, ऐसे उच्चारण करके सीखना है, वैसे ही लिखना है। और जब आप लिखा हुआ है तो आपको पढ़ना ऐसे है। लेकिन जो ये आता है हमारा व, इसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का मतलब है ऊपर के दांत और नीचे का होठ। नीचे का होठ राउंड होता है ऊपर के दांत के नीचे जब हम बोलते हैं व। तो जब हम व कहते हैं तो हमारे होठ आपस में लगते नहीं हैं, तो तभी हमें यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। जैसे अब शब्द आ गया, मान लो लिखा है, शब्द लिखा, अब इसे आप क्या बोलोगे, वंदना बोलोगे कि वंदना बोलोगे? वंदना बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे ये व है, व करके बोलना है। तो जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं वंदना। तो हम अपने दिमाग में लेके आ रहे हैं कि इसमें होठ आपस में नहीं लगे। लेकिन जैसे हमने कहा बात, तो हमने लिखा बात और हम इसका उच्चारण करेंगे वात, तो दोनों में अंतर हो जाता है। देखो, बात और वात में अंतर हो जाता है। वात का मतलब होता है हवा, ठीक है, हवा, और बात का मतलब आपस में बात करना। दोनों में अंतर आ रहा है, अर्थ में अंतर आ रहा है, बोलने में अंतर आ रहा है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने इस पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया, इसकी बनाने की आकृति पर, तो आपका शब्द तो परिवर्तित होगा ही होगा और अर्थ भी बदल जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और मान लो कि ऐसे ही जैसे शब्द आता है बारिश और वारिस, दो शब्द होते हैं। अब मान लो आपने प्रश्न लिखा कि चेरापूंजी में बहुत अधिक बारिश होती है और वहाँ बारिश की जगह आप वारिस लिखे आए, तो अर्थ क्या हो गया वाक्य का कि चेरापूंजी में बहुत अधिक बारिश होती है, तो अर्थ का अनर्थ हो गया। तो यहाँ पे वर्तनी तो अशुद्धि हुई हुई, हमारा वाक्य भी अशुद्ध हो गया। तो ये हमें ध्यान रखना होगा ब और व के प्रयोग में। ये यहाँ पे सावधानी है। और ये कैसे आएगा, अभ्यास से आएगा, आपको अभ्यास करना होगा। इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका प्राय, री, र और श। ये दो पॉइंट दिए हैं। देखो, ये इसमें अपवाद भी हो सकता है, लेकिन कुछ संस्कृत शब्दों के साथ ऐसा है। तो कई बार होता है, जैसे हम लिखते हैं शब्द है हमारा जैसे रामायण, रामायण का संधि विच्छेद क्या होता है? राम प्लस अयन। अयन का मतलब होता है चलना, पीछे पीछे चलना या चरित्र चित्रण, ठीक है। तो रामायण का मतलब, अब रामायण जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब वही है ना, राम का अनुसरण करना या राम का चरित्र चित्रण जिसमें दिया गया है। जब हम इसकी संधि बनाएंगे, अंतिम वर्ण क्या है हमारा, अ, प्रथम वर्ण क्या है, आ, दोनों के मेल से आ बनेगा, ये अ है ना, अ नहीं है, दोनों के मेल से आ बनेगा। शब्द क्या बनना चाहिए, रामायण होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, रामायण। ऐसा क्यों हुआ है अब परिवर्तन, संधि के नियम से तो नहीं हुआ है। तो ये इस नियम से होता है कि प्राय, इस प्राय का मतलब होता है 90%। आपको अपवाद इसमें मिल सकता है, फिर ये मत कहना कि मैम ऐसे ये कैसे आ गया। इसमें अपवाद मिल सकता है कहने को, लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि अगर शब्द में आपका री, र और श, मूर्धा श के बाद कहीं पर भी अगर न व्यंजन आता है तो वो न व्यंजन किस में परिवर्तित हो जाता है, ड़ में परिवर्तित। तो जैसे जब हमने ये संधि करी और ये संधि करने के बाद हमने जब ये शब्द बनाया, तो इसमें तो यहाँ कहीं न नहीं था, यहाँ न था, और जब ये एक शब्द बना तो इसमें ये जो न था ये आया और इससे पहले यहाँ पे र है। तो र वर्ण के तुरंत बाद कहीं पर भी, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे कहीं पर भी अगर न होता है तो किस में बदल जाता है, वो ड़ में बदल जाता है। इसीलिए ये जो न है हमारा, ये किस में बदल गया, ड़ में बदल गया। इसीलिए हमारा शब्द ये क्या हो गया, रामायण हो गया। जैसे शब्द दिया है परिणाम, तो ये क्या होता है, जब हम इसे तोड़ते हैं तो परि प्लस नाम होता है, तो फिर शब्द क्या बन जाता है, जोड़ के परिणाम बन जाता है। ऐसे ही प्रणाम, प्रणाम यहाँ पे दिया है, सॉरी प्रमाण दिया है, तो जैसे प्रमाण है तो हम प्रमाण भी, बहुत सारे लोग आपने देखा उच्चारण में प्रमाण कहते हैं कि क्या प्रमाण है, तो
वो न नहीं अड़ा ही होता है और हमें उसका उच्चारण वही करना चाहिए। ऐसे ही हमारे शब्द आते हैं, तो इसमें ये पॉइंट दिया है। तो अगर कभी ऐसा शब्द आपके सामने आए तो आपको पता रहेगा कि इसमें ये इस तरह से हुआ। ऐसे ही आपने देखा होगा एक शब्द होता है, समझ में नहीं आता कि आप हिरन लिखेंगे या हिरण लिखेंगे, दोनों ही सही शब्द आते हैं ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हिरण जब लिखते हैं वो संस्कृत शब्द है, ठीक है, लेकिन जब हमने उसको हिरन लिख दिया तो वो हिंदी में आ जाता है, क्योंकि हिंदी इस तरह के छोटे मोटे नियमों पे मानती नहीं है, क्योंकि सरलता की ओर चलती है। तो इस तरह से आपको पता चला कि अगर इनमें शुद्ध शब्द की बात आ जाए कि हिरन शुद्ध है या हिरण शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध करेंगे? हिरण करना पड़ेगा, क्योंकि शुद्ध में आपको संस्कृत वाले शब्द करना पड़ता है। तो बात समझ में आ गई। और ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इस न से पहले यहाँ र आ गया, तो इसलिए किस में बदल गया? ये ड़ में बदल गया, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका ये और ए के संबंधी अशुद्धियाँ। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ लिख के मैंने दे दिया है जो लिखा हुआ है, ये घर जाके पढ़ लेना, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ यहाँ लिखा क्या है, समझ में आ जाएगा, बस वो लिख के दिया हुआ है। बात क्या है? सबसे पहले तो समझ लो कि हम बात ही किस पॉइंट पे कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि जैसे आपने देखा होगा शब्द होता है आपका लिए और ली, शब्द होता है आपका चाहिए या चाहिए, शब्द होता है आपका गए या गए। कौन सा लिखें? समस्या ये आती है हमारे सामने कि इनमें से हम कौन सा लिखें, वो लिखें या ये लिखें, सही कौन सा है। तो उसी पे यहाँ पे बात कही गई है जो यहाँ बताया गया है पॉइंट नंबर 9 में। अब देखो इसे समझ लो, मैं आपको बता देती हूँ। मैं बनाया हुआ था, तो बात यहाँ पे यही आ गई कि हम किसका प्रयोग करें, गए का प्रयोग करें या गए का करें, इनमें से। तो देखो जब हम बात करें विद्वानों की, तो हमारे विद्वान तो मतभेद में ही बैठे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों पर। तो इसमें लगभग 30% लोग जो हैं वो इसको सही मानते हैं, कहते हैं ये लिखा जाना चाहिए, और लगभग 70% लोग जो हैं वो इसको सही मानते हैं। विवाद का विषय। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा सही है, कौन सी को हमें 70% लोग यहाँ पे किस तर्क को लेकर चलते हैं और 30% जो लोग हैं किस तर्क को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि सही रूप तो हमारा ये है कि हमें ये लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि हमारी देवनागरी लिपि कहती है कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, और जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको बोलें तो ये क्या है हमारा? ग ये, ठीक है, उच्चारण इसका क्या है? ग ये। लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या बोलते हैं? गए, तो गए बोल देते हैं। तो हम लिखते ये हैं और उच्चारण ये करते हैं। तो जब हम उच्चारण ये कर रहे हैं तो हमें यही लिखना चाहिए, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हम यहाँ पे ये ही लिखेंगे, उनका कहना होता है कि जैसे हम गया लिख रहे हैं शब्द, तो गया का बहुवचन हम बनाएंगे तो नियम कहता है आकारांत हटाकर ए लगा देते हैं, तो इस नियम के अनुसार इसका बहुवचन बन जाता है। ये एक वचन हो गया है, ये बहुवचन हो गया, कि आ हटाकर ए लगाने से उसका बहुवचन बनता है। तो इस तरह से बनाना चाहिए। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, हमने माना कि इस तरह से बहुवचन हमारा बनता है,
लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं कि सारे शब्दों के बहुवचन एक ही होते हों। बहुत सारे ऐसे भी शब्द हैं कि जिनका एक वचन कुछ और होता है और बहुवचन कुछ और होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक शब्द का एक वचन एक है और इसका बहुवचन देखेंगे तो क्या आएगा, अनेक। तो इसमें तो हमने कोई कारांत हटा के नहीं लगाया, तो बिल्कुल ही अलग हो गया शब्द। तो ये तर्क देना एक गलत हो जाता है कि एक वचन से बहुवचन बनाते समय हम इस नियम का प्रयोग करते हैं तो ये ऐसा होगा। तो ऐसा नहीं होता। हम वचन के आधार पर इसको नहीं मानेंगे, हम मानेंगे उच्चारण के आधार पर। अब शब्द आता है कि जैसे हमने लिखा गई और शब्द लिखा हमने गई, तो हम गई बोलते हैं कि गई बोलते हैं? जब हम गई बोलते हैं तो ये स्त्रीलिंग हो गया कि गई। अब इसी में लोग कहते हैं कि फिर आप गया क्यों लिखते हैं, आप इसको ऐसे लिखो गया। तो जब उच्चारण हम गया का करते हैं तो गया में तो हम य का उच्चारण लेते ही हैं, और जब हम उच्चारण ले रहे हैं तो हम लिख रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो ध्यान देना कि ऐसे तर्क, इस तरह का तर्क देना एकदम से गलत ही होता है। तो एक तो ये तर्क हो गया कि हम जो भाषा में उच्चारण कर रहे हैं उसके आधार पर चलता है। दूसरा आता है पॉइंट ये कि जब हम गए और गई ये लिखते हैं तो इसमें हमारे वर्ण आते हैं। जैसे हमने लिखा गया, जब हम इसे खोल के लिखेंगे तो ये व्यंजन हमारा, इसका स्वर क्या है अ, फिर व्यंजन य, और फिर स्वर क्या है हमारा आ। तो कितने वर्ण आ गए इसमें, 4। ठीक है, और जब हम लिखते हैं गए तो इसमें ग, अ और ए, तो वर्ण कितने हो गए हमारे, 3। तो जब जिस शब्द को हमारे कम से कम वर्ण व्यक्त करने में सक्षम हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्णों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। एक अच्छी भाषा की ये एक अपनी विशेषता होती है कि शब्द को जितना छोटे से छोटे वर्णों के साथ, यानी कम से कम वर्णों के साथ लिखा जाए उतनी वो अच्छी मानी जाती है। तो फिर हम 4 वर्ण का प्रयोग क्यों करें जब हम उस शब्द का उच्चारण करने में 3 वर्णों में ही सक्षम हैं। हम गए बोल देते हैं, आ जाता है। अब यहाँ पे गया ऐसे बोलेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे अब इसे हम ऐसे कर लेते हैं, फिर आपको ना ये कन्फ्यूजन, इसका दोनों का रूप एक ही ले। ठीक है, अब समझ में आया, गलत लिखती। तो यानी जब हम ग ये बोल रहे हैं तो हमें य की ध्वनि लगानी पड़ रही है, या तो फिर आप पूरा लगाओ अगर आप ऐसे लिखते हो तो। जब ऐसे नहीं लिखते और आप बोल रहे हो गए तो आप ऐसे लिखो। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया लॉजिक के हम इसके पीछे ऐसा क्यों कर रहे हैं, चाहे वो शब्द हमारा लिए हो या लिए हो। अब एक व्यक्ति ने यह प्रश्न किया कि जो लिए और लिए दोनों दिए हैं कि कई बार हम ऐसे बोलते हैं। एक तो आता है हमारा शब्द के लिए, और एक शब्द फिर क्रिया में आ गया लिए। तो कहते हैं कि अगर हम इन दोनों को ऐसे ही लिखेंगे तो दोनों का हमें अर्थ समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने बच्चों के लिए, मतलब केले बच्चों के लिए, ऐसे हमने बोल दिया तो लिए लिए 2 बार हो गया। एक बार तो इसको दिखा रहा है उद्देश्य को और एक बार दिखा रहा है लेने को। तो यहाँ पर कि तब कुछ विद्वान ये कहते हैं कि इसलिए हम अंतर करते हैं कि के लिए ऐसे लिखेंगे और फिर ये लिए हम ऐसे लिखेंगे, तो इसलिए इन दोनों में अंतर करते हैं। तो ये ध्यान रखना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों रूप, ये वाली चीज़ करके, और इसमें हमारा उच्चारण भी हो जाता है, अर्थ भी समझ में आ जाता है। कैसे समझ में आता है उसके लिए कुछ चीज़ें आपको मैं बताती हूँ आगे। कि तर्क ये है हमारा, जैसे दिया है कि मैंने ये जूते दौड़ने के लिए लिए। ठीक है, यहीं पे दिया है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे लिखो, ऐसे इसे लिखकर और फिर ये, तब यहाँ पे आएगा क्रिया। लेकिन ध्यान देना, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। जब हम ऐसे बोल रहे हैं कि मैंने ये जूते दौड़ने के लिए लिए, तो हमें खुद ही समझ में आ गया पहला पॉइंट, दौड़ने के लिए ये तो उद्देश्य का हो गया, और लिए का मतलब लेना। तो हमें इसमें कुछ ऐसा फर्क नहीं आ रहा। अब अगर हम इस आधार को मानकर इसको ऐसे अलग अलग लिखते हैं तो फिर नीचे जो आपको वाक्य दिया है इसको क्या करेंगे। जैसे वाक्य है
दीपक को जाने से पहले खाना खाना है। अब हमने खाना शब्द को 2 बार प्रयोग किया है और दोनों बार खाना शब्द का अर्थ अलग है। पहले खाने का मतलब क्या हो गया? भोजन। और इस खाना का मतलब क्या हो गया? क्रिया। तो हमें ये आप स्वयं ही समझ में आ रहा है कि ये खाना मतलब भोजन का मतलब ये क्या है? संज्ञा है एक। ये संज्ञा में प्रयोग कर रहा है इसका। और यहाँ पर ये क्या है? क्रिया है। तो जिस प्रकार से हम खाना खाना है इसमें स्पष्ट अंतर कर पाते हैं, उसी प्रकार से हम इसमें भी स्पष्ट अंतर कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम दोनों ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए प्रयोग हमें स्वर वाला ज़्यादा करना चाहिए। ठीक, अब इसमें आगे अब मैं आपको बता देती हूँ कि शब्दों के बीच में आपको ना ये ध्यान देना है कि कौन कौन सा कहाँ लिखा जाएगा, ये मैं बता देती हूँ। जैसे इसे उतार लेना। अब इसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कब लिखा जाएगा हमें समझ में नहीं आता, कब कौन सा। तो मैं अब आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखवा दे रही हूँ। जब आपको क्रिया लिखनी होगी, ठीक है, तो जिस समय आप क्रिया लिख रहे हैं तो उसमें आपको स्वर का प्रयोग करना है अंत में। आपके पास लास्ट में स्पेस होगा जहाँ वर्ण विच्छेद होना है, उसके बाद वहाँ पे लिखना। तो इसमें नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। क्रिया शब्दों में जब भूतकालिक क्रिया होगी तो उस समय किसके साथ क्या लिखा जाएगा? खाया शब्द में आप या का प्रयोग करेंगे। ठीक है, खाई शब्द में ई, खाए शब्द में ए का। इसी तरह से गाया में या का प्रयोग करेंगे लेकिन गाई गाए। दिया में या का प्रयोग करेंगे लेकिन दी और दिए। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और अन्य क्रियाएं, तो आपको सदैव ये ध्यान रखना है कि जब हमारे क्रिया शब्द आएंगे उनमें हम इस ए का प्रयोग करेंगे। कीजिए, दीजिए, लीजिए, बैठिए, जाइए, खाइए, चाहिए, बोलिए, कहिए, ये क्रियाएं हैं हमारी। ठीक है, तो हम क्रियाओं में इनका प्रयोग करेंगे। किसका? ए का प्रयोग करेंगे और हम उच्चारण वही करते हैं। गंगा का शुद्ध रूप कौन सा होगा? बेटा टंकण विधि वाला ही शुद्ध माना जाएगा। ठीक है, इसमें अनुस्वार लगा है वही। ये बताइए, मैंने हिंदी दिवस पर एक वीडियो बनाई थी हिंदी के द्वारा दिए हुए पत्र में, आप लोगों ने उसको शेयर किया है? मैं बड़ी ताज्जुब में हूँ कि उस वीडियो को बच्चों ने शेयर नहीं किया, खुद देख के रह गए। और आगे जिसमें कि मैंने कहा है, मतलब मुझे बड़ा इतना आश्चर्य हुआ है इस बात का। मैंने सोचा था कि इसको तो बच्चे अक्सर कम से कम इतने ग्रुप होते हैं सब में आगे बढ़ाते हैं उस बात को, कुछ शेयर नहीं किया किसी ने, ना कुछ नहीं। हाँ ठीक है मैम, पहली बार आप किसी ने इस मुद्दे पर बोला। अरे बोला है तो उसको ऐसे तो बनाओ, उसको जन आंदोलन तो बनाओ कम से कम कि किसी ने कहा है। और मैंने उसमें कहा कि जो उसमें मैंने पीडीएफ में भी दिया है कि वो पीडीएफ उस लेटर को आप निकालिए डाउनलोड करके और उसे लिफाफे में डाल के भेजिए। मैं भेज चुकी हूँ और मैंने अपने घर वालों से भी सबसे अलग अलग भिजवा दिया है। कम से कम मैं अपनी तरफ से 20-25 लोगों के द्वारा उस लेटर को भिजवा चुकी हूँ वहाँ पे।
अब हम सारे छात्र, अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ हिंदी हमारे इस तरह से हो कि हिंदी मीडियम को हिंदी व्याकरण पढ़ना पड़े। अब जैसे सीजीएल का पेपर होता है, उसमें हिंदी मीडियम रख दिया, 3 पेपर आपके लिए हिंदी मीडियम के हो गए, चौथा आपका वही अंग्रेजी। तो आप तो अगर अगर मान लो आपको अंग्रेजी आ ही होती तो आप हिंदी मीडियम क्यों लेते? तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को कि भाई सरकार को ये ध्यान देना होगा। उसमें मेन मुद्दा मैंने उठाया है कि सरकार को हिंदी को रोजगार की भाषा बनाना होगा, अगर वो ग्रामीण परिवेश को सामने लेके आना चाहता है। तो आप लोग ये चीज़ करो। मैं आज ग्रुप में, ऑफलाइन वाले जो ग्रुप है उसमें उस लेटर को डाल दूंगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको प्रिंट निकाल के लिफाफे में डाल के और पीएमओ का एड्रेस उस पर लिखना है और नीचे अपना एड्रेस लिख लेना है, उसको भेज देना है। क्योंकि मैं एक दिन में, मैं हर दिन नहीं भेज सकती। अभी एक लेटर भेज के मुझे 15 दिन का, 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा कि वहाँ से कोई लेटर आता है नहीं कि हमारी बात का। फिर वहाँ से नहीं आएगा तो उसके बाद मैं फिर भेजूंगी। तो कम से कम आप लोग तो भेज सकते हो ना उस चीज़ को। क्या आप चाहते नहीं हो कि जो ये इंग्लिश वाली छलनी लगी हुई है हमारे सामने, ये हट जाए? उसमें मैंने 4 पॉइंट उठाए हैं और बहुत छोटे शब्दों में उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की भाषा, उस पर भी कटाक्ष किया है उसमें। और एसएससी में जो हो रहा है कि केंद्र की जो दिया है, और आईएएस में जो हमें ट्रांसलेट करके पकड़ाया जाता है। अब ये देखो कि इस समय तो हमारे सामने ऐसा मुद्दा है कि एक तरफ आप G20 में इंडिया से भारत कर रहे हो, आपको उस पे आपत्ति है कि इंडिया जो शब्द है वो अंग्रेजों का दिया हुआ है, हम उसे नहीं अपनाएंगे। तो इस वाली चीज पे आपत्ति क्यों नहीं है आपको कि आपका आईएएस का पेपर इंग्लिश में बन के हिंदी में ट्रांसलेट होता है, और अगर हिंदी में कोई गलत हो जाए, अगर उसका भाव चेंज हो जाए तो इंग्लिश वाला सही माना जाएगा, आप ये आधार लगाते हो। तो उसमें तभी मैंने उसमें लिखा है ना कि ऐसा लगता है मानो हम भारत में नहीं ब्रिटेन में रह रहे हों, तभी अंग्रेजी को आधार माना है। जब हम इसको बड़े पैमाने पे लेके जाएंगे तो इसमें सुधार भी होगा। और ये समझिए कि अगर मान लो आपको ये लगे कि मैम हमको क्या, हम तो दे दिया अब तक, हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुमको फ़ायदा नहीं होगा तो तुम्हारे बच्चों को फ़ायदा होगा। कम से कम आप जो आज आज ये देखिए कि आपको कोई भी, जैसे मान लो मैं ही देखूं, मैं सच बताऊं, ये मैंने मुहिम इसलिए उठाई है कि मुझे मजबूर हो के अपने बच्चे को अंग्रेजी ना पढ़ाना पड़े। मैं चाहती हूँ उसको संस्कृत पढ़ाऊँ, उसको हिंदी पढ़ाऊँ, और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं हमारे देश की, या इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये नहीं कि उसे पूरी तरह से अंग्रेज ही बनाना पड़े। क्यों? आप ये देखेंगे आज के टाइम में हमें अंग्रेजी पढ़ाने के लिए कॉन्वेंट जैसे स्कूल में बच्चों को दाखिला दिलाना होता है, और वो स्कूल हमको क्या सिखा रहे हैं? वो हमारी पाश्चात्य संस्कृति को सिखा रहे हैं, वो हमारे देश की संस्कृति को तो सिखा नहीं रहे। और ऊपर से उन बच्चों की 1-1 लाख फीस महीने की है। भाई तुम्हारी जॉब 30-40 हज़ार 50 हज़ार की लगेगी, तो तुम कैसे अंग्रेजी के स्कूलों में पढ़ा लोगे अपने बच्चों को जहाँ फीस लाख-लाख रुपए है? तो ये मत सोचो कि आपके आज के लिए, आपके भविष्य के लिए है आगे। अगर हमने यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया ना, इस अंग्रेजी को एक सीमित नहीं किया, तो फिर आगे तो हमारे लिए मतलब एक तरह से गांव जो है अनपढ़ हो जाएगा। जो हिंदी पढ़ना लिखना जानता है वो लोगों के बीच में अपने आप को अनपढ़ जैसा महसूस करता है। और ये किस वजह से है? क्योंकि हमारी रोजगार में नहीं है भाषा। अब हमारी जो केंद्र सरकार है वो अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है हिंदी में लिखने का। वहाँ पे उसने सख्त लहजे में ऑर्डर दिया है कि कोई भी ऑर्डर जाएगा 2 लैंग्वेज में जाएगा। तो अंग्रेजी में जा रहा है तो पहला जो ऑर्डर रहेगा, लेकिन उसके साथ हिंदी में भी जाएगा। तो जो कर्मचारी हैं उनको कोई भी चीज़ जो है वो हिंदी में भी लिखनी पड़ रही है। आप कर्मचारियों को सिखा रहे हो तो आप परीक्षा से ही हटा दो ना, आपको हिंदी सीखे सिखाए मिलेंगे बच्चे पहले से ही। तो इस पे बात कही है तो एक बार फिर से ना उसको शेयर करते रहो आगे तक। वो इस तरह से बननी चाहिए, एक ऐसी मुहिम बननी चाहिए उसकी कि हाँ हमें इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिले। अब मैंने जैसे टीजीटी पीजीटी में आपका क्या होता है, अगर आप परीक्षा नहीं दे सकते, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में या 12th में संस्कृत नहीं है, तो अगर हिंदी से आपने किया है तो यहाँ पे हिंदी वालों के साथ फिर से ना जाती हो रही है। अगर आप अंग्रेजी से करना चाहते हो तो कोई बाउंडेशन नहीं है, आराम से कर सकते हो आप। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जिसमें हमारी हिंदी को दबाकर और हमारे देश को गुलाम बनाए जाने की एक तरह से साजिश ही है पूरी तरह से। रहेंगे अंग्रेज, अंग्रेज में अब हमें ये नहीं पता होता है कि हमारी दीपावली कौन से तिथि में मनाई जाती है। अगर मैं किसी बच्चों से पूछ लूँ कि दीपावली का त्यौहार कौन सी तिथि में मनाया जाता है, नहीं बता सकते कोई से। लेकिन मैरी क्रिसमस कब मनाया जाता है ये सबको पता होगा।
तो बात यह है कि अपनी संस्कृति, हमारी संस्कृति खत्म हो रही है, हमारे देश की सभ्यता खत्म हो रही है, हम आ रहे हैं उन सारी चीज़ों में, तो थोड़ा सा योगदान करो। और आप लोग कोई इतने बड़े अंग्रेज नहीं हो कि जी आपको इतना वो हो जाएगा, ना इसमें किसी अंग्रेजों के लिए कि जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। भाई देखो, भाषा है, भाषा अपनी मनपसंद है, दोनों भाषा अच्छी हैं, अंग्रेजी में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि हमारा जो इतना बड़ा तबका जो हिंदी जानता है और वो इंग्लिश पढ़ नहीं सकता, हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। तो उसके लिए कहा गया है, तो शेयर करो उसे। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ है यार, मेरे पास आए जो बच्चे लेकर, ये मेरे दिमाग में नहीं था, मेरे दिमाग में इतना कीड़ा नहीं था कि मैं इस तरह की उठाती। मेरे पास आए थे रोते गाते कि मैम कोई ऐसा लिखो, कोई ऐसा तरीका बताओ कि हम सरकार तक अपनी ये आवाज़ उठा सकें। अब मैंने उसी से ही पूछा तो कह रहा मैम हाँ मैंने वीडियो देखी तो थी, मैंने पर पूरी नहीं देखी आगे। जब तो मुझसे कह रहा था 250-300 बच्चे हैं मेरे पास और आप लेटर लिखिए और हम भेजेंगे ये सारी चीज़ें, में जब किया तो सब पीछे भाग गए। सही कहा था फिर एक बच्चे ने कि मैम कोई साथ नहीं देगा, तो वैसी चीज़। तो इसलिए थोड़ा सा करो यार, कुछ तो ये तो रहो कि अगर मान लो ऐसा हो जाता है कि आपकी परीक्षाओं में बदलाव आ जाता है, तो ये तो कह सकते हो अपने बच्चों से कि हमने भी लिखा था वो लेटर, हम भी उस आंदोलन में आए, शामिल हुए थे। तो ये लिखा आपने, अब इसमें संज्ञा वाला लिखो। अब दूसरा समझो, ये तो था हमारा क्रिया का, कि क्रिया के अंदर। अब बात आती है कि जहां पर भी ये का प्रयोग होगा, सवाल उठता है, बच्चा कहता है कि मैम यहाँ पे पहिया दिया है, अब इसका बहुवचन लगाएंगे तो हम पहिए लिखेंगे या पहिए लिखेंगे। तो ध्यान रखना, हम ये नहीं लिखेंगे, ये संज्ञा है तो पहिया शब्द संज्ञा है तो इसका बहुवचन पहिए होगा। रुपया शब्द संज्ञा है तो इसका बहुवचन रुपये होगा, यहाँ पे हम लगाएंगे ये, ठीक है। नजरिया तो नजरिए, तकिया तकिए, किराया किराए। तो ये सारे शब्द क्या हैं? संज्ञा शब्द। तो जब संज्ञा शब्द होंगे उनमें हम किसका प्रयोग करेंगे? ये का प्रयोग करेंगे बहुवचन बनाते समय। ये कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो स्त्रीलिंग शब्दों का जो या अंत से होता है, इनका बहुवचन चंद्र बिंदु लगाकर बन जाता है, तो इसमें हमें कोई समस्या ही नहीं होगी। जैसे चिड़िया का चिड़िया, बुढ़िया का बुढ़िया, बिटिया का बिटिया, गुड़िया का गुड़िया, तो इसमें हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ लगाते नहीं है। तो ये पुल्लिंग संज्ञाओं में लगती, ठीक है। तो संज्ञा अगर हमारी दी है तो वहां पे हम ये का प्रयोग करेंगे, ए का नहीं करेंगे। तो हमें क्या बात समझ में आई? हमें ये बात समझ में आई कि ए का प्रयोग हम क्रियाओं के साथ करेंगे और ये का प्रयोग हम संज्ञाओं में करेंगे, ठीक है। तो लिख लिया ना, ये 2-4 शब्द लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, और किसी को बताना हो तो आप बता सकते हैं उदाहरण से। कह रहे मैडम जी कहाँ मिलेगी वो पीडीएफ? बेटा उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केवल वही है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखो, वर्तनी की आज हमारी क्लास समाप्त हो रही है। हमारे पास 2 दिन हैं, विराम चिन्ह पढ़ेंगे हम कल और परसों, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करेंगे संधि। तो ऑनलाइन वाले छात्र ध्यान दें, जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं वो अपनी जो छूटी हुई क्लास हैं इन 2 दिन में पूरा कर लें, खास करके वर्णमाला की क्लास, ठीक है। और वर्तनी की भी करनी है ये भी, क्योंकि है सारा चीज़ मामला। फिर हमारी 2 दिन बाद संधि की क्लास शुरू होगी, और संधि की क्लास में अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो इसका कारण यही होगा कि आप वर्णमाला के बारे में नहीं जानते। तो आपको स्वरों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, व्यंजन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, किसी शब्द में जो वर्ण विच्छेद होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। ये लिख लिया आप लोगों ने? अब एक पॉइंट रह गया है हमारा, वर्ण विच्छेद। एक बार मैं आपको करके सिखाती हूँ, ठीक है, यहाँ पर। फिर उसके बाद आपको घर पे जाके अभ्यास करना है, हर शब्द आपको तोड़ना आना चाहिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि वर्ण विच्छेद और संधि विच्छेद दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है।
तो अभी जो हम सीखेंगे वो हम वर्ण विच्छेद सीखेंगे, यानी किसी भी शब्द को स्वर और व्यंजन में अलग अलग तोड़कर लिखना। अगर हमें ये आता है तो हमारी संधि भी आराम से हो जाएगी। हटा दूं उसको। देखो यहाँ पर दिया है, नाम है, इनको याद रख लेना। अब ये चीज बताती हूँ, अलग अलग परीक्षाओं में आपके अलग अलग तरीके से ये वाला पॉइंट आपका आता है। वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोजन। अगर आप MPSI की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ ये इस नाम से मिलेगा, वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन और वर्ण संयोजन या वर्ण पल्लवन। ठीक है, वर्ण पल्लवन का मतलब भी यही होता है, यानी वियोजन में आए। वर्ण पल्लवन मतलब फैला के लिख लेना। ठीक है, वर्ण संक्षेपण अगर कर दिया तो मतलब फैले हुए को क्या करना है, छोटा करके लिखना है। तो इसमें क्या होता है, जैसे बिल्कुल सरल सा शब्द मैं आपके सामने लेती हूँ। जैसे एक शब्द है हमारे सामने समाचार। अब पहले ना आप सीख लो, ना बाद में जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे समाचार शब्द आ गया, अब हमें इसका क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। तो वर्ण विच्छेद का मतलब है कि इसे हम स्वर और व्यंजन में अलग अलग तोड़कर लिखेंगे। तो इसमें हम कैसे चलेंगे, हम यहाँ से चलेंगे। पहला ये लेंगे, ये हमारा एक अक्षर, ये दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, ये चौथा अक्षर। तो अक्षर अक्षर तो तोड़ लिए हमने। अब देखेंगे इसमें व्यंजन कौन सा है, स। जब हम स व्यंजन लिखेंगे तो व्यंजन हमेशा क्या होता है, हलंत होता है, यानी उसके नीचे हल लगेगा तो वो व्यंजन है। अगर हल नहीं लगा तो वो व्यंजन नहीं होगा। तो इसके नीचे हल लगाया। अब इसमें स्वर कौन सा है, कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही। जब कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही तो स्वर इसमें क्या है, अ। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे व्यंजन क्या है हमारा, म। ये फिर हल के साथ होगा। अब इसमें मात्रा क्या लगी है, अ, तो इसका मतलब स्वर क्या है, अ है। फिर यहाँ पे हमारा व्यंजन क्या है, च, इसका स्वर क्या है, अ। फिर यहाँ पे हमारा व्यंजन क्या है, र, इसका स्वर क्या है, अ। हो जाएगा, ये समझ में आ गया। ठीक, अब दूसरा शब्द लेते हैं। जैसे मान लो शब्द है हमारा नित्य। अब इसे तोड़ना है हमें। ठीक है, अब इसे हम तोड़ेंगे तो हम ऐसे जोड़े में बांट लेंगे। एक ये हो गया, ये आधा त हो गया और ये या हो गया। तो हमें पता है कि पहले हमारा कौन सा वर्ण आएगा, न आएगा या ई आएगा। न आएगा, ये मत सोचना कि मैम ई आगे से लगा हुआ है, उससे क्या फर्क है। हम इत्ते थोड़ी पढ़ रहे हैं, नित्य पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो न का उच्चारण हम पहले कर रहे हैं, तो व्यंजन हमारा क्या है इसमें, न। फिर इसमें स्वर क्या है, ई की मात्रा है तो लघु ई है। फिर यहाँ पर क्या आ गया हमारा, त। अब देखो मैंने ये त लिखा है हल के साथ नीचे। तो कई बार हमारे छात्र ये कहते हैं कि मैम यहाँ तो त आधा था, यहाँ तो आपने पूरा बना दिया। ये पूरा नहीं है, इसके नीचे हल लगा हुआ है, इसलिए आधा है ये। यहाँ पे फिर व्यंजन आ जाएगा हमारा य, और फिर इसका स्वर क्या हो गया, अ। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसी तरह से शब्द आता है हमारा बहुव्रीहि। जैसे शब्द दिया है बहुव्रीहि, अब इसका आपको वर्ण विच्छेद करना है। ऐसे शब्द को देख के बच्चे एकदम डर जाते हैं, हाय कैसे होगा। कुछ नहीं, आपको सब कुछ पता है, अक्षरों में निकालो और उसके बाद वर्णों में तोड़ दो। आपको पता है ये एक अक्षर, ये एक अक्षर, ये अक्षर और फिर ये अक्षर। अब एक एक करके तोड़ना है आपको। व्यंजन कौन सा है, बोलो। स्वर इसके ऊपर कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पे व्यंजन कौन सा है, ह व्यंजन आ गया। इसमें मात्रा क्या लग रही है, छोटे ऊ की मात्रा लग रही है। लिखना बाद में ना, ये जब मैं समझा रही हूँ, जब तक मेरा पेन चल रहा है तब तक मत लिखो। ठीक है, आज के 2-4-5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जब बाद में ना, अभी कम से कम समास तक, समास की क्लास पढ़ने तक आप मेरे साथ मत लिखना, मैं आपको समय दूंगी। ठीक है, ये ध्यान देना। अब यहाँ पे आपको पता चल गया इसमें स्वर कौन सा लगेगा, छोटा ऊ आ गया। अब देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे व्री लिखा हुआ है।
अब इसमें पहले कौन सा आएगा, व आएगा कि र आएगा? आपको पता ही है, क्योंकि ये र का क्या है, पदेन रूप है, तो मतलब ये सहारा किसको दे रहा है, व को सहारा दे रहा है, इसका मतलब व इससे पहले है, व आधा है। अब व का यहाँ पे कोई स्वर नहीं है, तो यहाँ व्यंजन कौन सा आता है फिर, र, और र का स्वर क्या है, बड़ी ई, यहाँ आ गया। अब इसके बाद छोटी ई आएगा कि ह आएगा, ह आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ह। अब ह की मात्रा क्या है, तो ये लिख गया, ये हमारा हो गया वर्ण विच्छेद। अब एक छात्र ने जैसे कहा, शब्द दिया था कि मैम स्वयं का क्या होगा, ठीक है, तो स्वयं शब्द दिया हुआ है यहाँ पे, आपको देखना है, इसमें कुछ इसमें है नहीं, ये हमारा स है, आधा स लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्या आ गया, व आ गया, और इसका स्वर क्या है यहाँ पर, अ है। अब यहाँ पे यह हमारा व्यंजन है, और उसके बाद देखो ये जो लास्ट में लिखा है स्वयं, आधे म का उच्चारण देता है, तो ये इसका हो गया अ, और ये हो गया आधा म, क्या आएगा। जब भी कभी किसी शब्द पे अंत में ये बिंदी रखी होगी, ये सदैव क्या बनेगी, आधा म बनेगी, इसको हमेशा याद रख, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपके शब्द दिए हुए हैं, फटाफट से आपको इनका अभ्यास करना है। अब मैं 2-3 शब्द आपको यहाँ बता देती हूँ। अगर ये आपने अपने स्तर पर सारे कर लिए ना, तो फिर दुनिया का कोई शब्द नहीं है जो आपसे नहीं होगा, सारे हो जाएंगे। अब जैसे मान लो शब्द दिया है उद्यान, अगर ये उद्यान दिया तो आप इसको कैसे लिखेंगे, जरा लिखवाओ मुझे। इसमें पहले कौन सा है, ऊ, और फिर इसके बाद ये क्या है, आपको पता है कि ये जो यहाँ पर है हमारा, ये आधा द और य का संयुक्त है, तो जब ऐसा कोई शब्द लिखा आए तो आप उसे ऐसे लिख लो, पहले आधा द य आ न, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये है, और आराम से सरल हो जाएगा। फिर इसमें क्या आ गया, द आ गया, फिर आपका य आधा आ गया, इसका स्वर क्या है, अ, फिर व्यंजन न, और इसका स्वर क्या है, अ। बात समझ में आ गई। जैसे आपका ये लिखा है पद्मिनी, क्या करना है आपको, ऐसे तोड़ लो, पद मी नी, ये तोड़ लिया, क्योंकि ये द और म का संयुक्त रूप बना हुआ था। अब आराम से लिख दोगे, लिख पाओगे, ठीक है। इसी तरह से तद्भव दिया है, या जैसे द्वितीय शब्द दिया है, तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि ये द और आधा, इस तरह से आधा द है, तो द्वितीय ऐसे लिख दिया। अब आप इसे तोड़ के लिख सकते। अब मान लो आपके सामने अगर ऐसे दिया शब्द संबंधित, ऐसे दे दिया, और आपको कहा कि वर्ण विच्छेद करो, ये पूछा हुआ है, तो आपके दिमाग में चलेगा कि जो ये अनुस्वार है इसको क्या लिखूंगा, तो कुछ नहीं करना, इसके वास्तविक रूप में ले आओ, जो ये है, मतलब पंचमाक्षर को उसके वास्तविक रूप में लाके लिख लो। पहले ऐसे लिख लो, संबंधित, आ गया, ये सरल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसमें। तो इस तरह से कर लोगे, तो ये आज आपको होमवर्क करना है, लिख के लाना, और कल मुझे चेक करवाना, ठीक है, और मुझे याद दिला देना। ऑनलाइन वाले छात्रों को मैं यहाँ पे लिख दूंगी, सब अपना अपना चेक कर लेंगे, ठीक है। तो आप घर जाके इसका अभ्यास करना है। और ये जितने हमारे 2 दिन बचे हैं, तो जिन्होंने भी वर्णमाला नहीं करी है वो अपनी वर्णमाला वहाँ पे देख लें, और उतने दिन तक ये अभ्यास, हमें वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन का अभ्यास करना है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, यहाँ पे विराम चिन्ह आपका समाप्त हो गया है, और कल को, सॉरी, वर्तनी समाप्त हो गई है, कल को हमारा विराम चिन्ह चलेगा।